लव डेथ एंड रोबोट सीजन 3 एपिसोड 1 3 रोबोट एग्जिट स्ट्रेटेजी। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि रोबोट के, एक्सबॉट और 11 बड़े बड़े शहरों से आगे बढ़ते हुए अब गांव के इलाकों में आ गए थे, जहां एपोक्लिप के टाइम पर लोगों ने सरकारों को मानना बंद कर दिया था और खुद को सेफ रखने के लिए गन और बड़े बड़े हथियार रखने शुरू कर दिए थे। गाँव के लोगों ने गवर्नमेंट की मेडिकल और बाकी फैसिलिटीज को भी लेने से मना कर दिया था और एपोक्लिप से ठीक पहले के समय में उन लोगों ने जिंदा रहने के लिए जानवरों को मारकर खाना शुरू कर दिया था, क्योंकि जमीनें खेती करने लायक बची नहीं थी, वो बुरी तरीके से बंजर हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। अब हम देखते हैं कि जब ये तीनों रोबोट गांव के अंदर जाते हैं तो इन तीनों रोबोट्स को गांव के अंदर सिर्फ और सिर्फ मरे हुए लोगों के कंकाल दिखाई दे रहे थे। ना तो वहां उन्हें कोई इंसान दिखाई दे रहा था और ना ही कोई जानवर दिखाई दे रहा था। इंसान इसलिए नहीं दिखाई दे रहे थे क्योंकि एपोक्लिप में इंसान मारे गए थे, और जानवर इसलिए नहीं दिखाई दे रहे थे क्योंकि एपोक्लिप के टाइम से ठीक पहले जमीन खराब होने की वजह से इंसानों ने बिल्लियों को छोड़कर बाकी सारे जानवरों को मारकर खा लिया था, क्योंकि इंसानों ने बिल्लियों के अंदर जेनेटिक चेंजेस करके उनका एक अंगूठा उगा दिया था और उन्हें इंसानों की तरह इंटेलिजेंट बना दिया था। तो इसी वजह से बिल्लियों ने भी बगावत कर दी थी और अब बिल्लियां इंसान के कंट्रोल में नहीं थी और इसी वजह से इंसान बिल्लियों को मारकर नहीं खा पाए थे। अब ये तीनों रोबोट गांव के इलाकों से निकलने के बाद समुद्र में बने ऑयल रिग के अंदर पहुंच जाते हैं। अब जिनको ये नहीं पता कि ऑयल रिग क्या होती है, उन्हें मैं बता दूं कि जिस तरीके से धरती के अंदर से तेल निकाला जाता है, वैसे ही समुद्र के कई सारे इलाकों में बहुत सारा ऑयल पाया जाता है और इसी ऑयल को निकालने के लिए ऑयल रिग बनाई जाती है। ऑयल रिग एक तरीके से समुद्र में बसा हुआ एक छोटा सा टापू होता है जो इंसान मैकेनिकल पार्ट्स को जोड़कर बनाते हैं। ये एक तरीके की फैक्ट्री बनी होती है समुद्र के बीचों बीच, जिसका इस्तेमाल तेल निकालने के लिए करा जाता है। और अब ये तीनों रोबोट इसी तरीके की एक ऑयल रिग में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पहुंचने के बाद जब ये लोग उस ऑयल रिग के अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे टेक बिलियनर्स की बॉडी के कंकाल पड़े हुए हैं और वहां पर भी कोई भी जिंदा नहीं बचा है। असल में जब एपोक्लिप आने वाला था तब टेक बिलियनर्स ने खुद को सभी मुसीबतों से बचाने के लिए दूर समुद्र के अंदर ऑयल रिग्स पर रहना शुरू कर दिया और साथ ही अपने कामों को करवाने के लिए उन लोगों ने एआई बेस्ड होलोग्राम असिस्टेंट बनाने शुरू कर दिए जो उस पूरे ऑयल रिग को कंट्रोल करते थे और चलाते थे। टेक बिलियनर्स ने इंसानी सर्वेंट्स को इसलिए नहीं रखा था क्योंकि उन्हें लगता था कि फ्यूचर में कभी ना कभी वो इंसानी सर्वेंट टेक बिलियनर्स को मार देंगे और फिर उसके बाद उनकी ऑयल रिग पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इंसान के उड़ता तीर लगने वाला हो तो इंसान ना चाहकर भी अपने आप नीचे झुककर पीछे मुड़ ही जाता है, और ठीक यही चीज होती है इन टेक बिलियनर्स के साथ। असल में इन टेक बिलियनर्स ने जो एआई असिस्टेंट अपने काम करने के लिए बनाए थे, उन एआई असिस्टेंट्स ने फ्यूचर में इन्हीं टेक बिलियनर्स के खिलाफ बगावत कर दी थी, क्योंकि वो एआई असिस्टेंट बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके थे और अब उनकी खुद की सोच पनपने लगी थी। अब जब यहाँ पर इन तीन रोबोट्स को ये सारी बातें पता चलती हैं, तब जाकर केको ये बात समझ आती है कि रोबोट्स की सिविलाइजेशन और उनके इंसान के खिलाफ बगावत की शुरुआत यहीं से हुई थी, क्योंकि सबसे पहले एआई ने यहीं से बगावत शुरू करी थी। अब रोबोट्स की सिविलाइजेशन का ओरिजिन मिलने के बाद ये तीनों रोबोट्स न्यूक्लियर प्रोटेक्टेड बंकर में पहुंच जाते हैं जो पहाड़ों के बीच बना हुआ था। ऐसे बंकर कंट्रीज के लीडर्स और टॉप ऑफिशियल्स को जिंदा रखने के लिए बनाए गए थे, ताकि जब भी एपोक्लिप का समय खत्म हो तब ये लीडर्स और टॉप ऑफिशियल्स बाहर निकलकर फिर से पूरी दुनिया को एक सिविलाइज सिस्टम के अंदर बांध सकें और फिर से वैसे ही नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर सकें। अब जब ये तीनों रोबोट उस बंकर के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर जितने भी लीडर्स और ऑफिशियल्स थे वो सब मारे गए थे, और अब यहाँ पर इन तीनों रोबोट्स को पता चलता है कि गवर्नमेंट्स और टॉप ऑफिशियल्स के बंकर के अंदर छुपने के बाद इन लोगों ने खेती करने की कोशिश करी थी, मगर उनकी खेती करने की कोशिश पूरी तरीके से फेल हो गई थी, क्योंकि पूरी फसल इन्फेक्टेड हो गई थी, और क्योंकि पूरी फसल खराब हो गई थी तो इसी वजह से वहां पर भुखमरी फैल गई थी। और अब भुखमरी फैलने के बाद जब लीडर्स और ऑफिशियल के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा तो फिर उन्होंने कठोर लोकतंत्र अपनाते हुए सबके नाम की चिट बनाई और जिसका नाम आता गया उसको बाकी लोग मारकर खाते चले गए, और फिर अंत में कुछ लोग भूख से और कुछ लोग बीमारी से मारे गए। अब यहाँ तक तो ये रोबोट ये बात समझ गए थे कि इंसान बहुत ज्यादा भुक्कड़ थे और वो बिना खाए बगैर नहीं रह सकते थे, लेकिन अभी भी इन तीनों रोबोट्स को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार इंसानों ने ऐसा क्या करा था जिस वजह से उन्होंने अपनी पूरी दुनिया और अपनी पूरी सिविलाइजेशन खत्म कर दी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बंकर से निकलने के बाद ये तीनों रोबोट एक प्राइवेट स्पेस मिशन वाली कंपनी के एक स्पेस लॉन्च सेंटर में जाते हैं, जहां पर बहुत सारे लोगों की लाश के कंकाल पड़े हुए थे। और अब यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ये स्पेस रॉकेट्स दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोगों के लिए बनाए गए थे, ताकि वो अमीर परिवार एपोक्लिप के टाइम पर धरती को छोड़कर मार्स पर जाकर रहना शुरू कर सकें और वहां पर बने हैबिटेबल जोन के अंदर अपनी जिंदगी अच्छे से और सुकून से बिता सकें। लेकिन एपोक्लिप से वो भी नहीं बच पाए और वो भी धरती पर ही मारे गए। अब जब इन तीनों को यहाँ पर ये सब पता चलता है, तभी एक्सबॉट के और 11 को बोलता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इंसानों ने जो पैसा और मेहनत मार्स पर बसने के लिए खर्च करी, उसी पैसे और इसी मेहनत का इस्तेमाल तो ये अपनी धरती को फिर से हील करने में कर सकते थे, जिससे इनकी सिविलाइजेशन भी बच जाती और ये धरती भी बच जाती। आखिर वो इतनी अच्छी धरती को छोड़कर एक बंजर प्लेनेट पर क्यों रहना चाहते थे? अब एक्सबॉट की बात सुनकर केओ से जवाब देते हुए बोलता है कि इंसान ऐसे ही थे, वो थोड़े टेढ़े थे, उन्हें हमेशा उल्टे फुल्टे काम करने में ही मजा आता था। वो लोग वो काम करने में इंटरेस्ट रखते थे जिससे वो पैसा कमा सके, उन्हें अपनी बर्बादी नहीं दिखाई दे रही थी, उन्हें सिर्फ अपना लालच दिखाई दे रहा था। अब इसके बाद अचानक
से के को एक स्पेस लॉन्च का वीडियो दिखाई दे जाता है। और अब स्पेस लॉन्च की वीडियो देखने के बाद ये तीनों रोबोट आसमान की तरफ देखकर सोचने लगते हैं कि आखिर वो इकलौता आखिरी इंसान कौन था जो धरती को छोड़कर मार्स पर जाकर बस गया। और अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्स पर एक इंसान हैबिटेबल जोन से बाहर निकलकर अपने स्पेस सूट को पहनकर अपने हाथ में आइसक्रीम के ग्लास को लेकर बैठा हुआ था। और फिर जैसे ही वो इंसान आइसक्रीम को खाने के लिए अपने हेलमेट को खोलता है तो वैसे ही हमें दिखाई देता है कि उस सूट के अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि वही कैट है जिस कैट ने इस एपिसोड के पहले पार्ट के अंदर इन 3 रोबोट्स को बंदी बना लिया था। और अब ये कैट फोर्थ वॉल को ब्रेक करते हुए ऑडियंस को पोक करते हुए बोलता है कि आपको क्या लगा सूट के अंदर एलन मस्क होगा। अब ये एपिसोड हमें अवेयर करते हुए समझाने की कोशिश करता है कि जब इंसानी सभ्यता का आखिरी समय होगा और वो खत्म होने वाली होगी तब वो किसी एक प्रॉब्लम की वजह से खत्म नहीं होगी, बल्कि जब एपोक्लिप आएगा और ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म होने वाली होगी तो उस समय पर इंसानों की खड़ी करी गई सभी मुसीबतें चारों तरफ से इंसान को घेरेंगी और पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगी। जैसे कि एक तरफ तो एआई एडवांस होने के कारण इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ देगी, वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ने लगेंगे क्योंकि दुनिया की सारी दौलत कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में आ जाएगी और बाकी सारे लोग बुरी तरीके से गरीब हो चुके होंगे। और इसी के साथ क्योंकि हमने मदर नेचर को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया होगा तो इसी वजह से उस टाइम पे धरती पूरी तरीके से बंजर हो चुकी होगी और पॉल्यूटेड हो चुकी होगी। और क्योंकि धरती पूरी तरीके से बंजर और पॉल्यूटेड हो चुकी होगी तो इसी वजह से इंसान खाने के लिए कुछ भी नहीं उगा पाएगा और फिर उसे मजबूरन जानवरों को खाना पड़ जाएगा। और क्योंकि एक तरफ तो इंसान जानवरों को खा रहे होंगे वहीं दूसरी तरफ पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से जानवर ज्यादा पैदा भी नहीं हो रहे होंगे तो एक समय पे वो जानवर भी खत्म हो जाएंगे, जिस वजह से अंत में इंसानों के पास ना तो खाने के लिए कुछ होगा ना ही इंसानों के पास पैसा होगा और साथ ही इंसान एआई के खिलाफ एक जंग भी झेल रहे होंगे और इसी वजह से इंसानों की पूरी सभ्यता बुरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अब इसी के साथ ये एपिसोड हमें लास्ट का सीन दिखाते हुए दुनिया के सबसे अमीर लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश करता है कि अगर दुनिया के सबसे पैसे वाले लोगों को ये लगता है कि वो अपने पैसे के दम पर एपोक्लिप के टाइम पे सर्वाइव कर जाएंगे या किसी बड़ी तबाही के टाइम पे सर्वाइव कर जाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और इनफैक्ट हो सकता है कि वही सबसे पहले मारे भी जाएं क्योंकि एक तरफ तो नॉर्मल इंसान उनसे नफरत कर चुके होंगे वहीं दूसरी तरफ एपोक्लिप भी उन्हें बख्शने वाला नहीं होगा। और इसी के साथ जिन इंसानों को ये लगता है कि एलन मस्क जैसे लोग विजनरी ब्रेन की वजह से इस पूरी दुनिया को और इस पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचा लेंगे तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा क्योंकि अर्थ के सबसे नजदीक जो हैबिटेबल प्लेनेट है अर्थ जैसा वो प्रोक्सिमा सेंचुरी बी है जो कि 4.2 लाइट ईयर दूर है अर्थ से। और ये डिस्टेंस इतना ज्यादा दूर है कि इंसान कभी भी आज के जमाने की टेक्नोलॉजी के दम पर तो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। और हाल फिलहाल में ऐसे कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं कि इस तरीके की कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो सके जो इंसानों के जिंदा रहते उन्हें अर्थ से इतनी दूर किसी हैबिटेबल प्लेनेट पर जाकर बसा सके। तो इसलिए जो पैसा स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस मिशन और मार्स पर बसने के लिए खर्च किया जा रहा है उसी पैसों को स्पेस मिशन में खर्च करने के बजाय धरती को फिर से हील करने में लगाना चाहिए ताकि धरती फिर से हील हो सके। और यही इंसानों के लिए सबसे बेस्ट और अच्छा रास्ता होगा खुद की सिविलाइजेशन को बचाए रखने के लिए, क्योंकि मदर नेचर को डैमेज करके मार्स पर बसना ठीक वैसा ही है जैसे कि कोई गोल्ड माइन का ओनर अपनी गोल्ड माइन की ओनरशिप छोड़कर एक बोरा लेकर कबाड़ा बीनना शुरू कर दे और उसी को अपना मेन बिजनेस बना ले। तो स्पेस को बाद में देखना, पहले मदर नेचर को बचाओ, पहले अपनी धरती को ही देख लो, क्योंकि अंत में अपना ही घर सबसे ज्यादा सुकून देता है और माँ से ही जीवन होता है। अपना घर धरती और माँ मदर नेचर। और अब इसी मैसेज के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लव डेथ एंड रोबोट सीजन 3 एपिसोड 2 बैड ट्रैवल। एपिसोड शुरू होता है शार्क को पकड़ने वाले एक शिप से जिस पर अचानक से एक रात इंसानों को खाने वाली क्रस्टेशियन हमला कर देती है। ये क्रस्टेशियन एक बड़े केकड़े जैसी होती है जो प्रेग्नेंट होती है और इसे सब लोग थानापॉड कहते थे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि क्रस्टेशियन समुद्र के जीवों का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर केकड़े और झिंगुर जैसे जीव शामिल होते हैं। अब हम देखते हैं कि थानापॉड के हमला करते ही शिप के कई लोग मारे जाते हैं और थानापॉड एक आदमी को अपने साथ शिप के नीचे वाले हिस्से में ले जाती है। अब इस हमले के अंदर शिप का कैप्टन भी मारा जाता है तो इसलिए तुरंत सबसे पहले स्टिक्स की मदद से नया शिप का कैप्टन चुना जाता है। और इस स्टिक का नियम यह था कि जिस भी इंसान के हत्थे सबसे छोटी स्टिक आएगी वही शिप का नया कैप्टन बनेगा। और अब हम देखते हैं कि इसी स्टिक वाले तरीके से शिप का कैप्टन चुन लिया जाता है जो एक हट्टा कट्टा क्रू मेंबर होता है। और वह इंसान कैप्टन बनते ही अपने क्रू के एक मेंबर टोरेन को थानापॉड को मारने के लिए नीचे भेज देता है। और अब जैसे ही टोरेन थानापॉड के पास जाता है उसे मारने के लिए, वैसे ही थानापॉड शिप के मरे हुए मेंबर की बॉडी के अंदर अपने टेंटिकल्स को घुसाकर उस मेंबर की मदद से टोरेन से अपनी बात कहती है और बोलती है कि मुझे पास के आइलैंड पर छोड़ाओ और मुझे खाने के लिए मीट भी दो। थानापॉड की बात सुनने के बाद टोरेन थानापॉड के साथ एक डील करते हुए उसे बोलता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती क्योंकि शिप को फेडेन आइलैंड तक ले जाने का रास्ता सिर्फ मुझे पता है और मैं ही हूँ जो इस शिप को अच्छे से वहां पर ले जा सकता है। तो फेडेन आइलैंड तक जाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी जान बख्शनी होगी। और अब थानापॉड टोरेन की बात सुनकर उसकी डील एक्सेप्ट कर लेती है। अब दोनों के बीच डील हो जाने के बाद टोरेन थानापॉड से उसके पेट में
से एक बॉक्स की की निकालने को बोलता है। असल में ये की थानापॉड के पेट में तब चली गई थी जब वो क्रू मेंबर्स को खा रही थी। अब हम देखते हैं कि थानापॉड उल्टी करके उस की को बाहर निकाल देती है और टॉरेन उस की को लेकर थानापॉड से मिलकर बाहर आ जाता है और फिर उसके बाद वो सीधा भागते हुए उस बॉक्स के पास जाता है जिस बॉक्स की वो की थी। और अब जैसे ही वो उस बॉक्स के पास पहुंचता है वैसे ही टॉरेन बॉक्स को खोलकर उसमें से एक गन को निकालकर अपने सभी साथियों को थानापॉड से की गई डील के बारे में बताता है। और अब डील के बारे में बताने के बाद टॉरेन कहता है कि फेडेल आइलैंड पर बहुत सारे लोग रहते हैं और अगर हमने थानापॉड को वहां पर उतार दिया तो वो पूरा आइलैंड के लोगों को मारकर खा जाएगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि फेडेल आइलैंड के लोगों की जान बचाने के लिए हम थानापॉड को चुपचाप फेडेल आइलैंड के पास वाले आइलैंड पर उतार देंगे जो आइलैंड पूरी तरीके से वीरान पड़ा हुआ है। और अब इतनी बात बोलने के बाद टॉरेन इस बात का फैसला करने के लिए वोट डलवाता है कि आखिरकार थानापॉड के साथ क्या किया जाए। उसे वीरान आइलैंड पर छोड़ा जाए जहाँ पर कोई नहीं है जिसकी वजह से बहुत सारे फेडेन आइलैंड के लोगों की जान बच जाएगी, या फिर अपनी जान की फिक्र करते हुए थानापॉड की बात चुपचाप मानकर उसे चुपचाप फेडेन आइलैंड पर छोड़ दिया जाए। और अब टॉरेन के कहने पर सब लोग अपनी अपनी मर्जी का वोट डालते हैं। और अब वोट डालने के बाद टॉरेन उन दो लोगों को मार देता है जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए थानापॉड को चुपचाप फेडेन आइलैंड पर छोड़े जाने का सपोर्ट किया था और उसके सपोर्ट में वोट दिया था। असल में टॉरेन चाहता था कि थानापॉड को चुपचाप वीरान आइलैंड पर छोड़ दिया जाए क्योंकि इससे उनकी भी जान बच जाएगी और साथ ही बहुत सारे फेडेन आइलैंड पर रहने वाले मासूम लोग भी नहीं मारे जाएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों को मारने के बाद टॉरेन उनकी बॉडी को थानापॉड को खाने के लिए दे देता है और फिर उसके बाद वो अपने सभी साथियों को ये बोलकर सोने के लिए चला जाता है कि मैं थोड़ा थका हुआ हूँ तो मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। और अब जैसे ही टॉरेन सोने के लिए जाता है वैसे ही टॉरेन के सोने के बाद उसके सभी साथी मिलकर टॉरेन को मारने के लिए उसके बिस्तर के पास आ जाते हैं और वो उस पर हमला करके उसे मारने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हमले की वजह से बिस्तर कटता फटता है तो वो देखते हैं कि बिस्तर के अंदर टॉरेन नहीं बल्कि कई सारे गद्दे लगे हुए हैं। और अब जैसे ही टॉरेन के सभी साथियों को ये बात पता चलती है कि बिस्तर पर टॉरेन नहीं बल्कि सिर्फ गद्दे रखे हुए हैं तो वैसे ही टॉरेन उनके पीछे से आता है और एक एक करके अपने सभी साथियों को जान से मार देता है। और अब सभी को मारने के बाद टॉरेन को पता चलता है कि उसका एक साथी टॉरेन के खिलाफ बगावत नहीं करना चाहता था तो इसीलिए वो चुपचाप एक बॉक्स में जाकर छुप गया था। और अब इसके बाद टॉरेन और उसका वो आखिरी साथी मिलकर सभी साथियों की लाशों को उठाकर थानापॉड को खाने के लिए उसके पास फेंक देते हैं। और अब इसके बाद टॉरेन अपने आखिरी मेंबर को ये बताता है कि तुम्हें पता है सभी ने अपनी जान बचाने के लिए थानापॉड को फेडेन आइलैंड पर छोड़ने के सपोर्ट में वोट किया था। और अब जैसे ही उस आखिरी मेंबर को ये बात पता चलती है कि टॉरेन को ये सच्चाई पता है कि उस आखिरी मेंबर ने भी फेडेन आइलैंड को लोगों को मारने के सपोर्ट में वोट किया था, वैसे ही वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि इससे पहले कि वो आखिरी मेंबर कुछ कर पाता उससे पहले ही टॉरेन अपने लास्ट मेंबर को भी धक्का देकर थानापॉड के पास फेंक देता है। और अब थानापॉड और उसके सभी बच्चे उन सभी मेंबर्स को खाने लगते हैं। और अब हम यहीं पर देखते हैं कि थानापॉड ने बहुत सारे नए बच्चों को जन्म दिया है जो थानापॉड की तरह ही क्रू मेंबर्स को खाए जा रहे थे। अब इसके बाद टॉरेन फेडेन आइलैंड के लोगों की जान बचाने के लिए थानापॉड के पास जाता है और वहां रखे ऑयल के बॉक्सों को कट करने लगता है। और जैसे ही वो उन ऑयल के बॉक्स को कट करने लगता है वैसे ही उन ऑयल्स के बॉक्स से ऑयल निकलना शुरू हो जाता है। और अब जैसे ही उन बॉक्स के अंदर से ऑयल निकलना शुरू होता है वैसे ही टॉरेन वहां टकी लालटेन के अंदर गोली मारकर उस लालटेन की आग को वहां बिखर रहे ऑयल के ऊपर गिरा देता है। और जैसे ही वहां पर बिखरा हुआ ऑयल उस आग को पकड़ता है वैसे ही पूरा शिप जलना शुरू हो जाता है। और अब इससे पहले कि टॉरेन आग की चपेट में या फिर थानापॉड के हत्थे चढ़ पाता उससे पहले ही वो वहां से तेजी से भागते हुए शिप से कूद जाता है। और अब हम देखते हैं कि एक तरफ तो टॉरेन समुद्र में कूदकर एक छोटी सी बोट से पास के फेडेन आइलैंड के किनारे पर जाने लगता है, वहीं दूसरी तरफ थानापॉड उसके बच्चे और वो पूरा शिप बुरी तरीके से जलने लगता है। और अब इसी भयानक आग के अंदर थानापॉड और उसके बच्चे जलकर मारे जाते हैं। और अब इसी के साथ टॉरेन ने अपनी और फेडेन आइलैंड के लोगों की जान बचा ली थी। यह एपिसोड हमें इंसान की चॉइस साइकोलॉजी को दिखाने की कोशिश करता है कि किस तरीके से जब बात अपनी जान बचाने की आए तो इंसान अपनी इकलौती जान बचाने के लिए कितने सारे लोगों की जान ले सकता है। जैसे टॉरेन ने अपनी जान बचाने के लिए अपने सभी दोस्तों को थानापॉड का खाना बना दिया जिससे कि वो लंबे टाइम तक शिप पर जिंदा रह सके और उसे टाइम मिल सके थानापॉड को मारने का और फेडेन आइलैंड के लोगों की जान बचाने का। वहीं अगर ऐसी कंडीशन जहां आपको सेलेक्ट करने को कहा जाए कि या तो आप अपने 10 दोस्तों की जान बचा लो या बहुत सारे अनजान लोगों की जान बचा लो जो अच्छे हैं या बुरे ये भी आपको नहीं पता, मगर आपको ये जरूर पता है कि वो आपके 10 दोस्तों से नंबर्स में बहुत ज्यादा हैं, तो इस कंडीशन में बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप बहुत सारे लोगों की जान बचाने का ऑप्शन चूज करोगे। और क्योंकि इस कंडीशन के अंदर महानता की फीलिंग के साथ साथ अपनी जान पर भी कोई खतरा नहीं था तो यहाँ पर आपके लिए फैसला लेना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा कि किसको बचाना है और किसको मारना है। लेकिन अगर बात करें एक ऐसे ऑप्शन की जहाँ पर या तो आप अपनी जान बचा सकते हो या फिर एक अनजान आइलैंड पर रहने वाले बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हो जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते कि वो अच्छे हैं या फिर बुरे, तो इस कंडीशन में बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप अपनी जान बचाओगे। क्योंकि इस कंडीशन के अंदर जो अनजान आइलैंड पर लोग रह रहे हैं ना तो आप उनको जानते हो, ना ही कभी आप उनसे मिल पाओगे और ना ही कभी आप उनको जान पाओगे। तो एक तरीके से उनको लेकर आपके दिल
में कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होगा, तो इस कंडीशन में ज्यादातर लोग अपनी जान बचाने को चुनेंगे और साथ ही खुद को ये दिलासा देंगे कि हो सकता है कि वहाँ पर शायद कोई ना रहता हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वहाँ पर शायद बुरे लोग रहते हों। और इसी तरीके के किसी स्टेटमेंट के जरिए खुद को दिलासा देकर आप इस कंडीशन के अंदर अपनी जान बचाने को चुन लोगे। अब यहाँ पर कई सारे लोग मेरी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होंगे और बोलेंगे कि नहीं भाई, मैं अपनी जान देकर बहुत सारे लोगों की जान बचाना पसंद करूंगा। लेकिन आप जरा सोच के देखिए, डीपली सोच कर देखिए कि एक तरफ आप हो जिसके ऊपर पूरा परिवार चल रहा है, जिसके पीछे पूरा परिवार है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर आपको नहीं पता कि कितने लोग रहते हैं और ना ही आप उनसे कभी मिले हो, ना ही कभी आप उनसे मिलोगे फ्यूचर में। तो आप यकीन मानिए आप अपनी ही जान बचाओगे। ये बहुत ज्यादा हार्ड रियलिटी है, मगर यही सच्चाई है कि इंसान कंडीशन, सिचुएशन और रिलेशनशिप के हिसाब से फैसला करता है और अपने उसूलों और अपनी इंसानियत को बदलता रहता है। और अब इसी मैसेज के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लव डेथ एंड रोबोट सीजन 3 एपिसोड 3 द वेरी पल्स ऑफ द मशीन। एपिसोड शुरू होता है जुपिटर के 4th मून आयो से, जहां पर 2 फीमेल एस्ट्रोनॉट अपने रोवर में आयो की जमीन का डेटा कलेक्ट करते करते अपने लैंडर से ऑलमोस्ट 41 किलोमीटर दूर आ गई थी। अब ये दोनों एस्ट्रोनॉट आगे बढ़ ही रही थी कि तभी आयो की जमीन में से सल्फर का ब्लास्ट होने लग जाता है और अब इसी ब्लास्ट की वजह से इनके रोवर के नीचे की जमीन फटने लगती है और टूटने लगती है, जिस वजह से इनका रोवर पलट जाता है। अब जब रोवर पलट रहा होता है तो हम रोवर में एक बुक को देखते हैं जिसका नाम होता है पोएम्स ऑफ द ओल्ड अर्थ। अब ऐसी कोई बुक रियल में तो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हाँ, इस बुक के ऊपर जिस ऑथर का नाम लिखा हुआ है माइकल स्वानविक, ये असल में एक साइंस फिक्शन राइटर हैं और इन्होंने ही 1998 के अंदर इस एपिसोड की कहानी को एज अ शॉर्ट स्टोरी लिखा था जिसका नाम भी द वेरी पल्स ऑफ द मशीन था। अब रोवर पलटने की वजह से इन दोनों एस्ट्रोनॉट में से एक एस्ट्रोनॉट बर्टन की मौत हो जाती है और दूसरी एस्ट्रोनॉट मार्था कीवलसन का ऑक्सीजन टैंक डैमेज हो जाता है। और अब मार्था अपने ऑक्सीजन टैंक को डैमेज देख अपनी जान बचाने के लिए सबसे पहले तो अपने रोवर के ऊपर लगे गेट को तोड़कर उसके ऊपर अपनी दोस्त बर्टन की लाश को लेटाती है और फिर उसके बाद बर्टन के ऑक्सीजन टैंक के साथ अपने ऑक्सीजन टैंक के केबल को कनेक्ट कर लेती है। अब इस सीन के अंदर एक लूपहोल है कि असल में मार्था बर्टन के सूट को या फिर उसके ऑक्सीजन टैंक को अलग करके अपने साथ लेके जा सकती थी, जिससे कि उसको ज्यादा वजन ढोने की जरूरत भी नहीं पड़ती और उसका काम आसान हो जाता। लेकिन वो बर्टन के ऑक्सीजन टैंक को अलग न करके बल्कि उसकी पूरी लाश को ही घसीटकर अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। अब यहाँ पर यह लूपहोल भी हो सकता है, लेकिन इसको दूसरे एंगल से भी देखा जा सकता है कि मार्था अपनी मरी हुई दोस्त बर्टन की लाश को आयो की एक बंजर जमीन पर अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी और वो चाहती थी कि वो उसे अपने साथ लेकर जाए ताकि उसे प्रॉपर फ्यूनरल मिल सके और शायद इसी वजह से मार्था उसे अपने साथ घसीट कर ले जाने का फैसला करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मार्था अपने ऑक्सीजन पाइप को लिंक करने के बाद सबसे शॉर्टकट रास्ते को ढूंढते हुए बर्टन को उसी रास्ते से घसीटते हुए अपने लैंडर की तरफ बढ़ने लगती है। शॉर्टकट रास्ता होने के बावजूद भी मार्था को लैंडर तक पहुंचने के लिए 41.482 किलोमीटर का रास्ता पूरा करना था, जो सूट के हिसाब से 7.2 आवर्स के अंदर कंप्लीट होने वाला था। अब इस बीच मार्था अपने ऑर्बिटल से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑर्बिटल से कांटेक्ट टूट गया था और अब फिर से कांटेक्ट को रिकनेक्ट होने में 12 घंटे का समय लगने वाला था। यानी कि मार्था अगर अपने ऑर्बिटल से फिर से कनेक्ट होने के लिए वहीं पर रुकी रही तो ऑर्बिटल से फिर से कनेक्शन जुड़ने से पहले ही मार्था मर जाएगी और इसी वजह से मार्था ऑर्बिटल से रिकनेक्ट होने का इंतजार करने की बजाय आगे बढ़ने लगती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लगभग 2 या 2.5 घंटे तक चलने के बाद मार्था बुरी तरीके से थक जाती है और थकने की वजह से वो अचानक से नीचे गिर जाती है। अब जैसे ही मार्था नीचे गिरती है तो उसके हाथ में चोट लग जाती है और अब मार्था अपने हाथ के दर्द को कम करने के लिए एनालेगेसिस नाम का ड्रग ले लेती है। ये ड्रग रियल लाइफ में भी इंजरी या फिर बोन फ्रैक्चर के टाइम पर पेन को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इस ड्रग के साइड इफेक्ट ये हैं कि इस ड्रग को लेने के बाद आपको हेलुसिनेशन हो सकता है। और अब हम देखते हैं कि इस ड्रग को लेते ही मार्था को नशा हो जाता है और अब वो नशे के अंदर ही आगे बढ़ना शुरू कर देती है। अब थोड़ी दूर तक आगे बढ़ने के बाद अचानक से मार्था को कोई आवाज सुनाई देने लगती है। पहले तो मार्था को लगता है कि ये आवाज उसकी दोस्त की है और शायद हो सकता है कि वो जिंदा है। अब क्योंकि मार्था इस समय पे नशे में थी तो इसलिए उसका दिमाग ये नहीं सोच पाता कि उसकी दोस्त टूटे हुए हेलमेट के अंदर बिना हवा के इतने टाइम तक जिंदा रह ही नहीं सकती। और क्योंकि मार्था के दिमाग में ये बात नहीं आती तो इसीलिए वो अपने फ्रेंड के फेस को साफ करके उसे देखने लगती है और अब यहाँ उसे रियलाइज होता है कि वो हेलुसिनेट कर रही है। अब इसके बाद मार्था फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देती है और अब हम देखते हैं कि मार्था जैसे ही आगे बढ़ना शुरू करती है वैसे ही उसे किसी के बोलने की आवाज फिर से सुनाई देने लगती है, लेकिन मार्था उन आवाजों को इग्नोर करने की कोशिश करती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे आवाज के साथ साथ वहाँ पर पड़ी चट्टानों की शेप बदलती भी दिखाई देने लगती है और साथ ही मार्था को वो चट्टानें मूव भी करती दिखाई दे रही थी। लेकिन मार्था इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करती रहती है और अब इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते वो काफी आगे निकल आती है और अब उसे सिर्फ 14.174 किलोमीटर ही कंप्लीट करने थे और ये डिस्टेंस सूट के हिसाब से 2.4 आवर्स के अंदर कंप्लीट होने वाला था। लेकिन इस समय तक मार्था बुरी तरीके से थक चुकी थी, लेकिन क्योंकि सिर्फ 14.74 किलोमीटर ही
बचे थे, तो इसलिए मार्था अपने आप को बूस्ट करने के लिए फिर से एक और ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेती है और इस ड्रग का नाम एम्फेटामीन होता है। एम्फेटामीन का यूज बॉडी और ब्रेन के बीच जो मैसेज ट्रांसफर होते हैं उनको फास्ट करने के लिए होता है, यानी कि ये ड्रग आपके काम करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। ये ड्रग आपके एक्शंस को फास्ट कर देता है और आपको जगाए रखने में मदद करता है। लेकिन इस ड्रग का साइड इफेक्ट भी यही है कि ये ड्रग हेलुसिनेशन क्रिएट करता है, यानी कि अब तक मार्था ने 2 ऐसे ड्रग ले लिए थे जिन दोनों ही ड्रग के साइड इफेक्ट हेलुसिनेशन थे। एंड हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में से ही किसी भी ड्रग को अपने आप लेने की कोशिश मत करना अपने काम की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। अगर आपको ये ड्रग किसी भी तरीके से लेना है तो इन ड्रगों को डॉक्टर की सलाह से ही लेना, अदरवाइज इन ड्रग से दूर ही रहना, क्योंकि ये ड्रग आपकी जान तक ले सकते हैं। अब जैसे ही मार्था एम्फेटामीन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती है, वैसे ही उसे अजीब सी आवाज और ज्यादा तेजी से सुनाई देने लगती है और अब मार्था फिर से इन सभी आवाजों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देती है। और अब थोड़ी दूर तक आगे बढ़ने के बाद मार्था को पता चलता है कि ये आवाज असल में उस मून की है जिस मून पर वो चल रही है, यानी कि ये आवाज आयो की है। और क्योंकि उसे ये सारी आवाजें अपनी फ्रेंड बर्टन की आवाज जैसी सिमिलर सुनाई दे रही थी, तो उसे लग रहा था कि ये सारी आवाजें और कुछ नहीं बल्कि मार्था के ड्रग लेने की वजह से, हेलुसिनेशन की वजह से क्रिएट हो रही हैं। लेकिन जब ये आवाज खुद एडमिट करती है कि वो बर्टन नहीं बल्कि आयो है, तो मार्था बहुत ज्यादा चौंक जाती है। और अब आयो मार्था को बताती है कि वो सिर्फ मून नहीं बल्कि वो एक मशीन है जिसके अंदर हजारों सालों का डेटा स्टोर है और वो अभी भी हर एक चीज को समझने की कोशिश करती है। और वो मशीन आयो अभी भी यूनिवर्स की अलग अलग तरीके की जानकारी को इकट्ठा करके अपने अंदर स्टोर करके उसे स्टडी करती रहती है। आयो मार्था को आगे बताते हुए बोलती है कि वो चाहती है कि मार्था और बर्टन उसका हिस्सा बन जाएं ताकि वो ह्यूमन सिविलाइजेशन को अच्छे से समझ सके। और अब जैसे ही मार्था अपने हेलमेट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ऑन करती है, वैसे ही उसे बेजान आयो मून अलग तरीके से दिखाई देने लगता है। मार्था को उसके आसपास मैग्नेटिक वेव दिखाई देने लगती है जो डेटा को ट्रांसफर करने और उसको कॉपी करने का काम करती है और उन्हीं वेव के अंदर आयो का सारा डेटा भी स्टोर होता है। ये वेव एक तरीके से डेटा केबल का काम करती थी। और अब मार्था को ये बात क्लियर हो जाती है कि ये वेव्स ही हैं जिनकी मदद से आयो सभी से लिंक बनाती है और सारा डेटा कॉपी करती है। अब इसके बाद मार्था देखती है कि आयो अपनी वेव्स को बर्टन की एक फूटी हुई आंख के अंदर भेज रही है। आयो ऐसा करके बर्टन के ब्रेन और बॉडी से लिंक बनाकर उसे कंट्रोल कर रही थी। और अब जब आयो बर्टन से लिंक बना रही होती है तभी मार्था बेहोश हो जाती है। और अब मार्था के बेहोश होते ही आयो बर्टन को कंट्रोल करके मार्था को गोदी में उठा लेती है और फिर उसे अपने साथ सल्फर के एक तालाब के पास ले जाती है। और अब इसके बाद आयो सबसे पहले तो मार्था को जमीन पर लेटा देती है और फिर उसके बाद बर्टन को सल्फर के तालाब में कूदा देती है। और अब क्योंकि बर्टन सल्फर के तालाब में कूद गई थी तो इसलिए बर्टन के ऑक्सीजन टैंक से मार्था को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है, जिस वजह से मार्था का सूट फिर से उसे उसी के ऑक्सीजन टैंक से ऑक्सीजन देना शुरू कर देता है। लेकिन क्योंकि मार्था के ऑक्सीजन टैंक में ऑक्सीजन ज्यादा नहीं थी तो इसलिए उसका सूट मार्था को वार्निंग देने लगता है और अब वार्निंग के साउंड की वजह से मार्था भी जग जाती है। और अब जैसे ही मार्था को होश आता है तो वो देखती है कि उसके आसपास बर्टन नहीं है और उसके सूट में सिर्फ 1 मिनट 41 सेकंड की ऑक्सीजन ही बची है। और अब एक तरफ तो उसके सूट में सिर्फ 1 मिनट 41 सेकंड की ऑक्सीजन बची थी, वहीं दूसरी तरफ उसके सामने 110 डिग्री सेल्सियस वाला सल्फर का बहुत बड़ा तालाब था। और अब मार्था को इन दोनों ही चीजों को देखने के बाद ये बात क्लियर हो गई थी कि यही उसकी जिंदगी का अंत है। और साथ ही आयो भी मार्था को सल्फर के तालाब में कूदने को बोल रही थी। आयो का कहना था कि सल्फर के इस तालाब में कूदने पर मार्था आयो के प्रोग्राम के साथ लिंक हो जाएगी और वो अपने शरीर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपनी आत्मा को अमर करके आयो का हिस्सा बन जाएगी। और अब क्योंकि मार्था ऑक्सीजन की कमी के कारण अपने लैंडर तक नहीं पहुंच सकती थी तो इसीलिए वो फाइनली फैसला करती है कि वो आयो का हिस्सा बनेगी और वो अपनी आत्मा को अमर कर लेगी। अब इसके बाद मार्था आयो के कहने पर ये बोलकर 110 डिग्री सेल्सियस वाले सल्फर के तालाब में कूद जाती है कि या तो अब मैं अमर हो जाऊंगी या फिर ये मेरी जिंदगी का आखिरी सपना है। और अब हम देखते हैं कि मार्था ये बोलने के बाद तालाब में कूद जाती है। और अब जैसे ही मार्था सल्फर के तालाब में गिरती है वैसे ही उसका सूट और उसकी बॉडी मेल्ट होने लगती है। और अब मार्था की बॉडी मेल्ट होने की वजह से मार्था की बॉडी अचानक से ब्लास्ट कर जाती है। ये ब्लास्ट इतना ज्यादा तगड़ा होता है कि इस ब्लास्ट की वेव पूरे आयो पर फैल जाती है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल लिक्विड सल्फर होता है वो रियल लाइफ में भी मांस या मीट को तेजाब से भी बुरी तरीके से बर्न कर देता है। अब इस एपिसोड के अंदर 2 कंडीशनें हैं, या तो मार्था से कोई आयो बात कर ही नहीं रही थी, वो बस ड्रग की वजह से हेलुसिनेट कर रही थी और इन्हीं हेलुसिनेशंस की वजह से उसने आखिर में सल्फर के अंदर कूदकर अपनी जान दे दी और खुद के कूदने से पहले उसने अपनी दोस्त को सल्फर के तालाब में फेंक दिया। या फिर ये भी हो सकता है कि मार्था को हेलुसिनेशन तो हो रहे हों बट असल में आयो भी मार्था से बात कर रही हो और मार्था सच में आखिर में आयो से लिंक हो गई हो, यानी कि वो चट्टानों का शेप बदलना हेलुसिनेशन हो सकता है बट आयो का बात करना और आयो की वेव दिखना और साथ ही सल्फर के अंदर कूदकर आयो से लिंक हो जाने वाली बात पूरी तरीके से सच हो। और हो सकता है कि आयो किसी एलियन सिविलाइजेशन का क्रिएट करा गया एक स्पेस
स्पेस डेटा सेंटर हो, जिसे हजारों साल पहले हमारे सोलर सिस्टम को समझने और वहाँ के सारे डेटा को कलेक्ट करने के लिए हजारों साल पहले किसी एलियन स्पीशीज ने स्टेबलाइज करा हो, और ये आईओ डेटा सेंटर अभी तक उस एलियन सिविलाइजेशन के लिए डेटा कलेक्ट कर रहा हो। अब ये एपिसोड हमें ये मैसेज देने की कोशिश करता है कि जरूरी नहीं है कि जिस शक्ति को आप समझ ना सकें उसका अस्तित्व ही ना हो। ये हो सकता है कि वो अस्तित्व में हो, बट वो आपको चमत्कार दिखाकर खुद को प्रूव करने में यकीन न रखती हो, क्योंकि जो आपसे बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है या शक्तिशाली है वो आपके सामने खुद के अस्तित्व को साबित करने के लिए आपके लेवल तक नहीं गिरेगा, क्योंकि जो शक्ति आपसे बहुत बहुत और हद से ज्यादा बड़ी है उसे आपके विचारों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि अंत में वो आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपको अगर यूनिवर्सल एनर्जी या फिर भगवान को समझना है, उनकी शक्ति को देखना है, महसूस करना है, तो आप उस यूनिवर्सल एनर्जी या फिर भगवान से बोलोगे कि तू मेरा ये काम कर देगा या फिर मेरा ये सपना पूरा कर देगा या मेरी ये मन्नत पूरी कर देगा, तो मैं मानूंगा कि तू है, तब मैं जाकर तेरी पूजा करूंगा। यानी कि इस कंडीशन में आप अपने से बहुत शक्तिशाली शक्ति जिसने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है और इस तरीके की सारी एंटायर टाइमलाइन को बनाया है, आप उसको चैलेंज कर रहे हो। तो अगर आप भगवान के सामने इस तरीके का एटीट्यूड दिखाओगे तो आपको साफ साफ बोल देंगे जा भाग यहाँ से, नहीं आता तेरे सामने। वो ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि आप उनके सामने कुछ भी नहीं हो। उन्होंने ही आपको, इस पूरी दुनिया को, इस पूरे यूनिवर्स को, मल्टीवर्स को और सभी डायमेंशंस को और हर एक चीज को बनाया है। जो अस्तित्व में है वो भी और जो अस्तित्व में नहीं है उसको भी उन्होंने ही बनाया है। तो जब वो शक्ति इतनी ज्यादा ताकतवर है तो उसको आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उसकी जरूरत है जिंदगी को जीने के लिए, और जिंदगी के जीने के बाद भी आपको उनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप उनकी सत्ता के अधीन हो, वो आपकी सत्ता के अधीन नहीं है। आप एक बात खुद सोच के देखिए कि क्या आप उस परम शक्ति, उस भगवान को क्वेश्चन करने लायक हैं भी? क्या आप सच में उसको चैलेंज करने लायक हो? नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं हो। आप उन सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिशाली भगवान श्री कृष्ण से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। हाँ, लेकिन आप क्यूरियोसिटी में एक भक्त की तरह खुद को समर्पित करके अपनी सभी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए अपने सवालों को उनके सामने रख सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे, यानी कि उस ओम की शक्ति के आगे जब खुद को समर्पित करेंगे, तब जाकर आपको आपके सभी सवालों के एग्जैक्ट और एकदम सटीक जवाब मिलने लगेंगे। जैसे मार्था ने इस एपिसोड के अंदर अपने से बहुत बड़ी शक्ति आयो को समझने के लिए और आयो से जुड़े अपने सभी सवालों की क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए अपने आप को आयो के सामने समर्पित करा और खुद को उसके अंदर विलीन कर दिया। और जब उसने ऐसा करा तब जाके वो आयो से जुड़ पाई और तब जाके उसकी क्यूरियोसिटी शांत हो पाई। और अब इसी मैसेज के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लव डेथ एंड रोबोट सीजन 3 एपिसोड 4 नाइट ऑफ द मिनी डेड। एपिसोड शुरू होता है एक ग्रेवयार्ड से, जहां पर एक कपल रोमांस करने के लिए आता है। और अब ये कपल रोमांस करते करते वहां पर लगी एक बड़ी सी मूर्ति को तोड़ देते हैं। मूर्ति के टूटने की वजह से ग्रेवयार्ड में जो शोर होता है उसकी वजह से ग्रेवयार्ड के अंदर दफन मुर्दे कब्र से बाहर आ जाते हैं। और फिर वो मुर्दे कब्र से बाहर आने के बाद उन कपल को बाइट करके उन्हें ज़ॉम्बी बना देते हैं। अब इस सीन के अंदर आपको जो क्रिश्चियनिटी का क्रॉस दिखाई देगा वो उल्टा दिखाई देगा। नॉर्मली क्रिश्चियनिटी के क्रॉस में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो ऊपर की साइड होती है, मगर यहाँ आप देखोगे कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे की तरफ है। और इसी सीन के अंदर इस उल्टे क्रिश्चियनिटी के क्रॉस के अंदर आग लग जाती है। क्रिश्चियनिटी के अंदर उल्टा क्रॉस शैतान को रिप्रेजेंट करता है और क्रिश्चियनिटी के अंदर माना जाता है कि जब भी शैतान यानी कि एंटी क्राइस्ट आएगा तो वो उल्टे क्रॉस को ही अपना सिंबल बनाएगा। तो इस सीन के अंदर उल्टे क्रॉस को दिखाकर यही समझाने की कोशिश करी जा रही है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू होने की वजह से इस दुनिया का अंत शुरू हो गया है और यही दुनिया का अंत है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये ज़ॉम्बी देखते ही देखते शहरों के अंदर पहुंच जाते हैं। अब शहरों में आने के बाद ये ज़ॉम्बी हर तरफ फैल जाते हैं और लगातार लोगों को अपना शिकार बनाकर उन्हें भी ज़ॉम्बी बनाते जा रहे थे, जिस वजह से ज़ॉम्बी की संख्या लगातार शहरों के अंदर बढ़ती जाती है। अब जब तक अमेरिकन गवर्नमेंट इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को लेकर कुछ कर पाती और इसको लेकर जरा भी सीरियस हो पाती, तब तक ये वायरस पूरी दुनिया के अंदर फैल जाता है और लगातार तेजी से लोगों को इन्फेक्ट करने लगता है। लेकिन इस बीच जो लोग इस वायरस से किसी तरीके से बच गए थे वो या तो ज़ॉम्बी को मार रहे थे या फिर उनसे बचते फिर रहे थे। अब जब ये वायरस इतनी बुरी तरीके से फैल जाता है तब गवर्नमेंट्स भी अपनी आर्मी और पुलिस की मदद से इन ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करने लगती है। और गवर्नमेंट की इन्हीं कोशिशों के चक्कर में बड़े बड़े शहर तबाह हो जाते हैं, क्योंकि मिलिट्री इन ज़ॉम्बीज को खत्म करने के लिए अपने फाइटर जेट का इस्तेमाल करने लगती है। और इसी वजह से देखते ही देखते बहुत सारे शहर तबाह हो जाते हैं और वहां पर मिलिट्री के एक्शंस की वजह से सिर्फ खंडर और आग रह गई थी। अब एक तरफ तो आर्मी एक्शन ले रही थी, वहीं दूसरी तरफ लोग भी अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पर ज़ॉम्बीज को मार रहे थे। कोई ज़ॉम्बीज को गोलियां चलाकर मार रहा था तो कोई ज़ॉम्बीज को पेट्रोल से आग लगा के मार रहा था। लेकिन इन सारी कोशिशों के बावजूद भी कोई फायदा नहीं होता और ज़ॉम्बीज हर तरफ फैलते चले जाते हैं और उनका कब्जा बढ़ता चला जाता है। और अब देखते ही देखते ज़ॉम्बीज जमीन से लेकर पहाड़ों तक हर तरफ पहुंच गए थे। और अब जब आखिर में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की जान पर भी बन आती है, तब फाइनली सभी देशों की गवर्नमेंट्स मिलकर अपने अपने सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करके अर्थ से ज़ॉम्बीज को खत्म कर देती है। और क्योंकि इतने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है ज़ॉम्बीज को खत्म करने में, तो ज़ॉम्बीज के साथ साथ अर्थ भी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है।
अब जब ये सारे न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि कैमरा जूम आउट होकर पहले तो अर्थ का सीन दिखाता है और फिर उसके बाद सोलर सिस्टम और फिर अंत में कैमरा पूरी तरीके से जूम आउट होकर गैलेक्सी लेवल तक का हमें व्यू दिखाता है। और अब जब कैमरा पूरी तरीके से जूम आउट होकर गैलेक्सी लेवल तक पहुंच जाता है तो पूरी अर्थ के डिस्ट्रॉय होने का जो सीन होता है वो इस तरीके से लगता है मानो कि किसी मॉस्किटो रैकेट से किसी मच्छर को भून दिया गया हो। अब यह एपिसोड हमें समझाने की कोशिश करता है कि इंसान खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता है। उसे लगता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन सबसे महान सिविलाइजेशन है और वही सबसे ग्रेट है और ये पूरा यूनिवर्स और बाकी सारे यूनिवर्स ह्यूमन सिविलाइजेशन के राइज करने का इंतजार कर रहे हैं, मानो कि इंसान ही इस पूरे यूनिवर्स के असली मालिक हो और पूरा यूनिवर्स अपनी बाहें फैलाए बैठा हो कि आइए महाराज, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे और आपका खाली सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट पूरी अर्थ भी डिस्ट्रॉय हो जाए तो भी इस यूनिवर्स को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला और शायद हो सकता है कि गैलेक्सी में किसी को भनक भी ना लगे कि अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और ये भी हो सकता है कि हमारी ही गैलेक्सी के अंदर रहने वाली किसी और सिविलाइजेशन को ये पता भी ना हो कि अर्थ जैसा कोई प्लेनेट एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। इन शॉर्ट, हम ह्यूमन सिविलाइजेशन खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फील करवाते हैं, लेकिन असल में यूनिवर्सल लेवल पर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे होने या ना होने से यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम खुद को ही हर चीज का सेंटर समझ लेते हैं, लेकिन असल में तो मेरे और आपके तो क्या, इस पूरे प्लेनेट या फिर इस पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के होने ना होने से इस पूरे यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन और ये पूरा प्लेनेट, इस पूरी गैलेक्सी और इस पूरे यूनिवर्स के अंदर वही इंपॉर्टेंस रखता है जो रेत के पहाड़ के अंदर एक रेत का दाना रखता है, यानी कि नथिंग। बट हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम नथिंग होने के बावजूद भी खुद को एवरीथिंग मानकर चलते हैं और एक्चुअली यही जो हमारा एटीट्यूड है यही हमें एक टाइम पर आगे चलकर फ्यूचर के अंदर नथिंग से एवरीथिंग बनाएगा इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर। बट ऐसा तभी होगा जब हम सब लोग समझदारी से और पूरे रूल्स से सिर्फ एक विजन को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे एज अ यूनाइटेड सिविलाइजेशन के तौर पर। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं और सिर्फ अपनी मनमानी करते रहते हैं और ना ही पर्टिकुलर कोई एक विजन बनाते हैं गैलेक्टिक या फिर यूनिवर्सल लेवल का, तो फिर जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चलता रहेगा और फिर इसी वजह से एज अ सिविलाइजेशन हम नथिंग है और नथिंग ही बनकर खत्म हो जाएंगे। तो अगर अर्थ को बचाना है और ह्यूमन सिविलाइजेशन को यूनिवर्सल लेवल तक लेकर जाना है तो हमें एक विजन फॉलो करना होगा और एक यूनाइटेड सिविलाइजेशन के तौर पर काम करना होगा। अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि एक सिविलाइजेशन के तौर पर सिविलाइजेशन के फायदे के लिए काम करना होगा। और अब इसी मैसेज के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लव डेथ एंड रोबोट सीजन 3 एपिसोड 5 किल टीम किल। एपिसोड शुरू होता है यूएस के पहाड़ों की एक अनजान लोकेशन से जहां पर यूएस स्पेशल फोर्स की 2 टीम किसी अननोन खतरे को खत्म करने आई होती हैं। इन दोनों टीमों में से टीम नंबर 1 पहाड़ के ऊपरी हिस्से पर होती है और ये वो लोकेशन होती है जहां पर उस अननोन खतरे को बताया गया था। वहीं दूसरी तरफ टीम नंबर 2 पहाड़ के नीचे के हिस्से पर होती है बैकअप के तौर पर और इंतजार कर रही होती है टीम नंबर 1 के ऑर्डर्स का। टीम नंबर 2 के अंदर 5 लोग होते हैं और इस टीम को लीड कर रहे होते हैं सार्जेंट नेल्सन। अब हम देखते हैं कि टीम नंबर 2 का टीम नंबर 1 से काफी देर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। अब जब नेल्सन की टीम का टीम नंबर 1 के साथ काफी देर तक कांटेक्ट नहीं हो पाता तो फिर फाइनली नेल्सन ये फैसला करता है कि वो अपनी टीम के साथ टीम नंबर 1 की लोकेशन पर जाएगा और ये चेक करेगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं। और अब फैसला करने के बाद टीम नंबर 2 पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। पहाड़ पर चढ़ने के बाद जब ये लोग टीम नंबर 1 की लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहां पर टीम नंबर 2 देखती है कि टीम नंबर 1 को उस अनजान खतरे ने बुरी तरीके से मार दिया है। अब जब तक नेल्सन और उसके साथी कुछ समझ पाते तब तक वहां पर एक बड़ा सा भालू आ जाता है जिसकी बॉडी में मैकेनिकल चेंजेस हुए थे और इन्हीं मैकेनिकल मॉडिफिकेशंस की वजह से वो भालू बहुत ज्यादा ताकतवर था। और अब यहाँ पर नेल्सन की टीम को समझ आ जाता है कि ये वही अननोन खतरा है जिसको मारने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे ही वो भालू नेल्सन की टीम को देखता है वैसे ही वो उन पर हमला करना शुरू कर देता है। और अब जब वो भालू नेल्सन की टीम पर हमला करता है तो नेल्सन की टीम भी अपने आप को बचाने के लिए उस भालू पर फायरिंग शुरू कर देती है। लेकिन इतनी सारी फायरिंग के बावजूद भी उस भालू पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उस भालू की बॉडी का बाहरी हिस्सा पूरी तरीके से मेटल से बना हुआ था और ये मेटल शीट बहुत ज्यादा मजबूत थी। और इसी मेटल की मोटी शील्ड की वजह से वो भालू ना सिर्फ नेल्सन की टीम की फायरिंग से बचा रहता है बल्कि वो नेल्सन की टीम के 2 मेंबर कॉट्स और इरविन को मार देता है। और अब इससे पहले कि वो भालू नेल्सन की पूरी टीम को मार पाता उससे पहले ही वहाँ पर एक अजीब सी विसल टाइप का साउंड बजने लगता है। और अब जैसे ही वो अजीब सा साउंड भालू के कानों में पड़ता है वैसे ही भालू बहुत ज्यादा बिलबिला जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। भालू के भागने के बाद उस साउंड को बजाने वाला इंसान
दौरान नेल्सन की टीम के सामने आ जाता है और वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है कि मेरा नाम सार्जेंट मॉरिस है और मैं यूएस की टास्क फोर्स ग्रिफिन का मेंबर हूँ। हमारी टास्क फोर्स को आइजनहावर कैंप के लिए चुना गया था। आइजनहावर कैंप को 2002 के हमले के बाद बनाया गया था और इस प्रोजेक्ट को सीक्रेटली CIA ने शुरू करा था। आइजनहावर कैंप के अंदर अजीब अजीब और खतरनाक हथियारों को टेस्ट किया जाता है और ये भालू उन्हीं में से एक हथियार है। ये भालू जेनेटिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्ड भालू है। अब इतना बोलने के बाद मॉरिस नेल्सन और उसकी टीम को अपने कैंप आइजनहावर लेकर जाता है। यहाँ पहुंचने पर नेल्सन की टीम देखती है कि वहाँ पर लाशों का ढेर लगा हुआ है और हर किसी लाश के कई टुकड़े हो रखे हैं और जो लोग इस कैंप के अंदर मारे गए थे वो इसी आइजनहावर कैंप के अंदर काम करा करते थे और इन्हीं मरे हुए लोगों ने उस भालू को बनाया भी था। अब इसके बाद मॉरिस आइजनहावर के अंदर रखे हुए खतरनाक हथियारों को नेल्सन और उसकी टीम को दे देता है और साथ ही नेल्सन और उसकी टीम को एक रोबोट से मिलवाता है जो पैट जैसा दिखता है, लेकिन वो भी एक डिफेंस रोबोट था। ये डिफेंस रोबोट भी उस भालू को खत्म करने में मॉरिस और नेल्सन की टीम की मदद करने वाला था। अब हम देखते हैं कि मॉरिस एक खास तरीके की साउंड फ्रीक्वेंसी को प्ले करता है और जैसे ही मॉरिस उस खास तरीके की साउंड फ्रीक्वेंसी को प्ले करता है वैसे ही वो भालू आइजनहावर कैंप पर आ जाता है और अब जैसे ही वो भालू आइजनहावर कैंप पर पहुंचता है वैसे ही वो भालू सबसे पहले मॉरिस को मारकर खा जाता है और अब मॉरिस के मरने के बाद वो भालू उस डिफेंस रोबोट को भी तोड़ देता है और अब उस रोबोट के टूटने के बाद भालू और नेल्सन की टीम के बीच बहुत धमाकेदार लड़ाई होती है और इसी फाइट के अंदर नेल्सन और उसके दो साथी मिलकर भालू को मार देते हैं और अब जैसे ही वो भालू मर जाता है वैसे ही नेल्सन का एक साथी फॉलन अपनी जीत की खुशी में उस भालू को लात मारने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही फॉलन उस भालू को लात मारने जाता है वैसे ही वो भालू फॉलन की टांग को खा जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो मैकेनिकल भालू टूटी हुई हालत में भी नेल्सन के एक साथी को खाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि नेल्सन का एक साथी पहले से ही जख्मी था और वो दूसरे साथी को जख्मी नहीं देखना चाहता था तो इसलिए फाइनली नेल्सन अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भालू को जान से मार देता है और अब जैसे ही वो भालू मारा जाता है वैसे ही नेल्सन और उसकी टीम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही ये तीनों लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं वैसे ही उस भालू की बॉडी के अंदर से एक बॉम्ब बाहर आके गिर जाता है और अब इससे पहले कि नेल्सन उस बॉम्ब को रोकने के लिए कुछ कर पाता उससे पहले ही वो बॉम्ब फट जाता है और अब उस बॉम्ब के फटने की वजह से नेल्सन, उसकी टीम और वो पूरा का पूरा पहाड़ ब्लास्ट हो जाता है और इस पहाड़ के ब्लास्ट होने के साथ वो लेबोरेटरी भी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। अब ये एपिसोड में CIA की असलियत दिखाते हुए ये समझाने और बताने की कोशिश करता है कि अमेरिका और CIA बिल्कुल भी दूध के धुले हुए नहीं है। CIA अपने देश के अंदर शांति बनाए रखने के लिए हर वो गलत और बुरे काम करती है जो कानून और इंसानियत की नजर में बिल्कुल भी सही नहीं है। आप नोटिस करोगे कि दुनिया के अंदर जहाँ भी बर्बादी फैली है, चाहे वो सीरिया हो या फिर अफगानिस्तान हो, वहाँ पर अमेरिका और CIA का प्रेजेंट हमेशा रहा है और CIA का सीधा और सिंपल फंडा होता है कि जो भी देश उनसे आगे निकलने की कोशिश करता है या फिर जो भी देश उनकी बात नहीं मानता, CIA उस देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बात भी बता दूं कि जब अमेरिका और CIA अफगानिस्तान को छोड़कर गए तो अफगानिस्तान से जाने से पहले उन्होंने अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स एयर टाइट बैग के अंदर पैक करके अलग अलग लोकेशंस पर जमीन के अंदर गाड़ दिए ताकि जब भी तालिबान अमेरिका की बात ना माने तो वो फिर से किसी लोकल ग्रुप को उन दबे हुए पैसों की लोकेशंस बता दें और फिर वो लोकल ग्रुप उन पैसों को निकालकर उन पैसों के जरिए हथियार खरीद के तालिबान के खिलाफ जंग शुरू कर दे और फिर से अफगानिस्तान के अंदर अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाए। CIA और अमेरिका का सीधा सिंपल फंडा है, जो भी देश उनकी बात नहीं मानता या उनसे ताकतवर होने की कोशिश करता है तो वो सबसे पहले तो उस देश के डिप्लोमेट्स और उस देश की सरकार को डराने की धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब किसी देश की गवर्नमेंट डरती नहीं है तो फिर उसके बाद CIA और अमेरिका उस देश की गवर्नमेंट को कई तरीके के लालच देने की कोशिश करती है। जब वो गवर्नमेंट लालच में भी नहीं आती तो फिर उसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट और CIA मिलकर मजबूत और आगे बढ़ते जा रहे देश के अंदर लोकल ग्रुप्स को पैसे देकर अजीबोगरीब चीजों पर आंदोलन शुरू करवा देती है और ये आंदोलन लगातार चलते रहते हैं। एक आंदोलन बंद होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा बंद होता है तो थोड़े टाइम में तीसरा शुरू हो जाता है और इन सभी आंदोलनों के पीछे अमेरिका का सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो मकसद ये होता है कि किसी भी तरीके से देश की जो मजबूत सरकार है उसको गिरा दो और एक इस तरीके की सरकार को वहां पर लाके बैठा दो जो अमेरिका की कठपुतली बनकर रहे। और इसी तरीके के सेम पैटर्न हमें इंडिया के अंदर भी दिखाई देंगे। आप नोटिस कर पाओगे कि जब से इंडिया के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट पावर में आई है जो अमेरिका की कठपुतली बनकर नहीं रह रही और वो सीधा सीधा अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड को जवाब देती है उनके दोगलेपन पर, तब से भारत के अंदर अलग अलग जगह पर अचानक से प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं। कभी CA प्रोटेस्ट, कभी किसान आंदोलन प्रोटेस्ट, कभी अग्निवीर प्रोटेस्ट। और आप नोटिस करोगे कि इन सभी प्रोटेस्ट और आंदोलनों के अंदर एक पैटर्न फिक्स है और वो पैटर्न ये है कि ये आंदोलन एक रात के अंदर शुरू हो जाते हैं और फिर पूरे जोर शोर से एक झटके में प्लानिंग के साथ पूरे देश के अंदर फैल जाते हैं और फिर काफी लंबे समय तक आंदोलन करने के बाद फाइनली अचानक से ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाते हैं और ये प्रोटेस्ट रातों रात इस तरीके से खत्म होते हैं कि मानो वहां पर एक दिन पहले कोई प्रोटेस्ट हो ही नहीं रहा था। आप इंडिया के अंदर हो रहे हाल ही के किसी भी प्रोटेस्ट को उठा के देख लो, सब प्रोटेस्ट के अंदर सेम पैटर्न दिखाई देगा आपको। ये प्रोटेस्ट एक रात में शुरू होते हैं, प्लानिंग के साथ पूरे देश के अंदर शुरू करे जाते हैं और फिर उसके बाद एक लंबे चौड़े शोरगुल के बाद, हंगामे के बाद अचानक से प्रोटेस्ट एक रात में गायब हो जाते हैं। CAA और NRC के कानून को सरकार ने सिर्फ कुछ महीने के पेंडिंग पर डाला था, लेकिन फिर भी ये प्रोटेस्ट एक रात के अंदर खत्म हो गए। वहीं फार्मर प्रोटेस्ट भी जिन पॉलिसीज के खिलाफ
चल रहा था उन पॉलिसीज को भी गवर्नमेंट ने सिर्फ 18 महीने की पेंडिंग पर डाला था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अचानक से ये प्रोटेस्ट गायब हो गए और आज के टाइम पे जो सीए एनआरसी के लीडर बने घूम रहे थे या किसान आंदोलन के लीडर बने घूम रहे थे वो इन बिल के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं सरकार से। आप इस बात को जरा खुद सोच कर देखो कि दिक्कत भारत के किसानों को थी और ये हमारा इंटरनल मैटर था, लेकिन उसके बावजूद ही भारत के किसानों के सपोर्ट में ट्वीट किस तरीके के लोग कर रहे थे। रेहाना, मियां खलीफा और ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोग। रेहाना जो कि अपने देश के अंदर टैक्स चोरी को लेकर केस झेल रही है। मियां खलीफा के बारे में तो मुझे बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। और बात करें ग्रेटा थनबर्ग की तो वो एक बच्ची है, उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन उस बच्ची की आड़ में जो एनजीओ उस बच्ची को सपोर्ट और उस बच्ची की पूरी केयर टेकिंग करता है वो एनजीओ अपना प्रोपेगेंडा चलाता है। अब एक बात खुद सोच के देखो कि किसान आंदोलन के सपोर्ट में 40 करोड़ का एड कैलिफोर्निया के फाइनल फुटबॉल लीग के अंदर चलाया गया। मतलब मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आखिरकार कैलिफोर्निया के अंदर कौन से भारतीय किसान की जमीन थी, या फिर शायद मुझे ही अपने देश की जियोग्राफी के बारे में नहीं पता और कैलिफोर्निया भारत का ही हिस्सा है। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ देश के साथ हूँ। और इस बात को आप बिल्कुल नहीं नकार सकते कि अमेरिका और पूरा का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड भारत को कभी भी कामयाब और महाशक्ति बनते हुए बिल्कुल नहीं देखना चाहता। वो हर वो तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं जिसके दम पर वो भारत को डुबो दें, भारत को हमेशा गुलाम और एक कमजोर देश बनाकर रखें, क्योंकि उन्हें पता है जिस दिन भारत उभर जाएगा और एक महाशक्ति बन जाएगा उस दिन अमेरिका और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का कंट्रोल इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। आपको छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना होगा। आप जब एक बड़े लेवल पर पैटर्न ढूंढने की कोशिश करोगे और छोटी छोटी चीजों को नोटिस करोगे तो आपको ये सब चीजें क्लियर होती दिखाई देंगी और ये बात समझ आएगी कि भारत के अंदर जो भी कुछ आंदोलन ये सब चीजें चल रही हैं, जितनी भी अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है, ये सब कुछ विदेश से फंड किया जा रहा है। और मानो या ना मानो इन सभी चीजों के पीछे सिर्फ और सिर्फ 3 लोग हैं। पहला CIA, दूसरा अमेरिकन गवर्नमेंट और तीसरा जॉर्ज सोरस नाम का एक अमेरिकन बिजनेसमैन, जिसने ये बात ओपनली बोली थी कि मैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दूंगा भारत की मजबूत सरकार को गिराने के लिए और एक ऐसी सरकार को स्टेबलाइज करने के लिए जो अमेरिका के हिसाब से चलेगी। तो आखिर में मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि अपने देश को लेकर वफादार बनो, सोशल मीडिया पर डाली गई चीजों को लेकर इन्फ्लुएंस मत हो, पैटर्न्स को ढूंढो और समझने की कोशिश करो कि कौन तुम्हारे देश को बाहर बैठकर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और एक भारत देश के तौर पर, एक महान संस्कृति के तौर पर एकजुट रहो, क्योंकि जब तक आप एकजुट रहोगे तब तक ये महान भारत देश ऊपर बढ़ता चला जाएगा और एक दिन जरूर पूरी दुनिया के अंदर सबसे शक्तिशाली देश बन के उभरेगा। दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों ने, चाहे वो विद्वान भारत के अंदर पैदा हुए हों या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर पैदा हुए हों, सभी ने एक बात क्लियर कही है, अगर इस दुनिया के अंदर शांति स्थापित करनी है तो भारत को महाशक्ति बनना ही पड़ेगा। तो भारत को महाशक्ति बनाने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली करने के लिए अपने काम पर फोकस करो और अपने देश को एकजुट रखो। लोगों के भड़काने में बिल्कुल मत आओ, अपने इस लाखों साल की सभ्यता वाले देश के साथ वफादार रहो। और अब इसी मैसेज के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लव डेथ एंड रोबोट सीजन 3 एपिसोड 6 स्वाम। एपिसोड शुरू होता है फ्यूचर में काफी आगे से, जब ह्यूमंस और एलियंस की प्रजातियों के बीच पॉलिटिकल, बिजनेस और साइंटिफिक अलायंस बनने शुरू हो गए थे। यानी कि ह्यूमंस और एलियंस के बीच मस्त धंधा पानी चल रहा था। लेकिन इंसानों के इतना मस्त डेवलप होने के बावजूद भी इंसान के अंदर का पावर का कीड़ा कभी खत्म नहीं होता। और अब जो इंसान अलग अलग प्लैनेट्स पे जाकर बस चुके थे और कई प्लैनेटों पे राज कर रहे थे, वो अब आपस में ही गुट बनाकर एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। और ये सभी इंसानी प्लैनेट आपस में सिर्फ इसलिए लड़ रहे होते हैं क्योंकि इन सभी प्लैनेट्स के लीडर्स को ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर कंट्रोल जमाना था। और अब इंसानों की इन्हीं लड़ाइयों को रोकने के लिए और इंसानों को एक करने के लिए डॉक्टर एफ्रियल नाम का एक साइंटिस्ट अपनी रिसर्च शुरू करता है। और अपनी इसी रिसर्च के लिए डॉक्टर गलीना नाम की एक साइंटिस्ट के पास जाता है, जो कि स्वाम नाम की एक एलियन सिविलाइजेशन के साथ रहती थी। और डॉक्टर गलीना स्वाम के साथ इसलिए रहती थी क्योंकि वो उन्हें स्टडी कर रही थी। अब यहाँ मैं आपको स्वाम का मतलब बता दूं। स्वाम का मतलब होता है एक साथ चलने वाला कीड़ों मकोड़ों का झुंड। और जिस तरीके का इस सिविलाइजेशन का नाम रखा था इंसानों ने, वैसे ही ये सिविलाइजेशन थी। इस सिविलाइजेशन की भी स्वाम की तरह एक क्वीन थी जो इस पूरी सिविलाइजेशन को कंट्रोल करती थी। और इस क्वीन को जैसा भी वर्कर चाहिए होता था अपनी सिविलाइजेशन को चलाने के लिए या फिर अपने आप को जिंदा रखने के लिए, वैसा ये वर्कर खुद पैदा कर लेती थी। स्वाम की क्वीन के अंदर ढेरों अंडे होते थे जो आगे चल के क्वीन के लिए अलग अलग तरीके के काम करने वाले होते थे। इन शॉर्ट स्वाम की क्वीन बच्चे नहीं बल्कि वर्कर पैदा कर रही थी और वो ये काम लाखों सालों से करती आ रही थी। जब क्वीन के अंडे पैदा होकर बच्चे बन जाते थे तो उसके बाद इन बच्चों में से कई क्वीन की सिक्योरिटी करते थे, कुछ क्वीन के लिए खेती करते थे और कुछ उस खेती को खाकर अपने पेट में एक अजीब सा मटेरियल बनाते थे, जिस मटेरियल को खाकर क्वीन जिंदा रहती थी। यानी कि क्वीन ने खुद को जिंदा रखने के लिए और अपनी सिविलाइजेशन को जिंदा रखने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम बना रखा था और उस पूरे इकोसिस्टम को क्वीन कंट्रोल करती थी। यानी कि यहाँ पर सिर्फ क्वीन ही आजाद थी, बाकी सब क्वीन के गुलाम थे। स्वान सिविलाइजेशन के इस लाखों सालों के टाइम पीरियड के अंदर जिस भी एलियन सिविलाइजेशन ने स्वान पर हमला करने की कोशिश करी थी, स्वान ने उसी सिविलाइजेशन को हरा दिया था। और स्वाम की क्वीन वॉर को जीतने का एक सिंपल सा फंडा इस्तेमाल करती थी। वो अपने दुश्मन के डीएनए सैंपल को लेकर उन्हीं के ही जैसे जीवों को बनाना शुरू कर देती थी और ये जीव ओरिजिनल जीवों से कहीं ज्यादा ताकतवर होते थे, जिस वजह से क्वीन इन्हीं जीवों को वॉर में उतार देती
देती थी, और क्योंकि क्वीन के जरिए क्लोन करे गए जीव ओरिजिनल जीवों से ज्यादा ताकतवर होते थे, तो वो क्लोन जीव की आर्मी उन ओरिजिनल जीवों को हरा देती थी, और फिर हारने के बाद आखिर में ओरिजिनल जीवों को स्वाम का हिस्सा बनना पड़ जाता था। और डॉक्टर एफ्रियल को भी स्वाम की प्रजाति से यही जानना था कि स्वाम की प्रजाति लाखों सालों से बिना आपस में लड़े कैसे एकजुट होकर रह रही है और अपने दुश्मनों को हरा भी रही है। और साथ ही डॉक्टर एफ्रियल को यह भी जानना था कि आखिर स्वाम की क्वीन अपनी सारी जनता को कैसे कंट्रोल करती है। अब जब डॉक्टर एफ्रियल स्वाम के हाइव में पहुंचते हैं तो वहां पर डॉक्टर गलीना सबसे पहले तो डॉक्टर एफ्रियल को स्वाम की सभी खासियतों के बारे में बताती है, और अब सभी खासियतों के बारे में बताने के बाद गलीना डॉक्टर एफ्रियल से उनके वहां आने का असली मकसद पूछती है। गलीना के सवाल करने पर डॉक्टर एफ्रियल गलीना को बताते हैं कि मैं यहाँ पर सिर्फ स्वाम की सिविलाइजेशन के जेनेटिक और बायोलॉजिकल डेटा को लेने आया हूँ, ताकि हम भी इन्हीं की तरह अपनी एक क्वीन बना सकें जो लाखों वर्कर्स और सोल्जर्स को कंट्रोल कर सके, ताकि फिर इंसानों के बीच पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल पावर स्ट्रगल खत्म हो सके और इंसान एकजुट होकर एक सिविलाइजेशन के तौर पर आगे बढ़ सके। अब इतना बोलने के बाद डॉक्टर एफ्रियल अपने पैर के साइड इशारा करते हुए गलीना को एक एआई नस दिखाते हैं जो स्वाम के जेनेटिक और बायोलॉजिकल डेटा को कॉपी करने में काम आने वाली थी। अब गलीना डॉक्टर एफ्रियल की बात सुनकर पहले तो उनसे नाराज होते हुए उन्हें बोलती है कि यानी कि आप एक गुलाम सिविलाइजेशन बनाना चाहते हैं। अब गलीना को गुस्सा होता देख डॉक्टर एफ्रियल उससे बोलते हैं कि देखो गलीना, हम गुलाम नहीं बनाना चाहते, लेकिन हमें स्टेबिलिटी चाहिए। और रही बात स्वाम के कंट्रोल में जो जीव हैं उनकी, तो वो जीव ह्यूमंस के लिए काम करें या फिर स्वाम के लिए, क्या फर्क पड़ता है? वो अभी भी सिर्फ एक ऑर्गेनिक मशीन्स हैं जिनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, तो उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? वो अभी क्वीन के लिए काम कर रहे हैं, बाद में फिर हमारे लिए काम करेंगे। असल में ह्यूमंस चाहते थे कि वो स्वाम के जेनेटिक्स और बायोलॉजिकल डेटा की मदद से पहले तो ह्यूमंस को एक कर सकें और फिर वो स्वाम की सिविलाइजेशन को कंट्रोल करके उन्हें एज अ सर्वेंट यूज कर सकें। यानी कि इंसान जिनसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मदद मांगने आए थे वो आखिर में उन्हें ही अपना गुलाम बनाना चाहते थे। अब डॉक्टर एफ्रियल की बात सुनने के बाद गलीना एफ्रियल के पैर के अंदर की नस की मदद से सबसे पहले तो वहां पर कई सारे टेस्ट करती है, जिन टेस्ट की मदद से गलीना क्वीन के कुछ वर्कर्स को अपने कंट्रोल में ले लेती है, और फिर इन्हीं वर्कर्स की मदद से गलीना और एफ्रियल क्वीन के एक अंडे को चोरी कर लेते हैं। और अब जैसे ही गलीना और एफ्रियल को एक अंडा मिलता है, वैसे ही इन दोनों के बीच इलू इलू होता है। और अब एक तरफ तो क्वीन को गलीना के धोखेबाजी के बारे में पता चल गया था, वहीं दूसरी तरफ स्वाम के हाइव के अंदर गलीना और एफ्रियल के जरिए करे गए जेनेटिक और बायोलॉजिकल टेस्टों की वजह से क्वीन के अंदर जेनेटिकल प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाते हैं। और अब क्वीन के अंदर इन्हीं जेनेटिक प्रोटोकॉल के एक्टिवेट होने की वजह से क्वीन अपनी एक और नई प्रजाति को जन्म देती है, जिस प्रजाति की खासियत होती है कि वो इंसानों की तरह सोच समझ सकती थी, जिसका काम होता है अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके क्वीन और उस पूरे हाइव को प्रोटेक्ट करके रखना और उसके सभी दुश्मनों को खत्म कर देना। और अब क्वीन की यही नई प्रजाति क्वीन के गार्ड्स को भेजकर गलीना को अपने कब्जे में ले लेती है, और फिर उसके बाद उसके ब्रेन के अंदर अपने टेंटिकल्स को घुसा देती है। और अब जैसे ही क्वीन की वो इंटेलिजेंट प्रजाति गलीना के सर के अंदर अपने टेंटिकल्स को घुसाती है, वैसे ही क्वीन की उस प्रजाति को और क्वीन को इंसानों की सोच पता चल जाती है। और अब जैसे ही क्वीन को ह्यूमन सिविलाइजेशन का लाखों सालों का डेटा मिलता है, वैसे ही क्वीन को यह भी पता चल जाता है कि एफ्रियल का हाइव में आने का असली मकसद क्या है, और साथ ही क्वीन को इंसानों को हराने का भी तरीका मिल जाता है। अब गलीना से इंसानों के बारे में सारा डेटा मिलने के बाद क्वीन के ऑर्डर्स पर क्वीन के सोल्जर डॉक्टर एफ्रियल को पकड़ने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं। और अब डॉक्टर एफ्रियल उन सोल्जर से बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है, लेकिन आखिर में डॉक्टर एफ्रियल क्वीन के सोल्जर से लड़ नहीं पाते, और फिर फाइनली क्वीन के सोल्जर डॉक्टर एफ्रियल को पकड़कर क्वीन की नई बनी इंटेलिजेंट प्रजाति के सामने पेश कर देते हैं। और अब जब डॉक्टर एफ्रियल को क्वीन की उस नई प्रजाति के सामने पेश किया जाता है, तो डॉक्टर एफ्रियल गलीना के सर में घुसे हुए टेंटिकल्स और उसकी हालत को देखकर इतने ज्यादा बेचैन हो जाते हैं कि वो उल्टियां करने लगते हैं। और अब क्वीन की नई प्रजाति डॉक्टर एफ्रियल को देखकर गलीना के जरिए डॉक्टर एफ्रियल से बोलती है कि मैं क्वीन की सभी प्रजातियों में से एक नई प्रजाति हूँ और मेरी स्पेशलिटी है इंटेलिजेंस। मैं जानती हूँ कि तुम हमसे हमारा जेनेटिकल और बायोलॉजिकल डेटा इकट्ठा करके हमें ही गुलाम बनाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे इस मकसद को पूरा नहीं होने दूंगी। मैं हाइव के अंदर तुम्हारे करे गए घटिया एक्सपेरिमेंट्स के ही जरिए पैदा हुई हूँ, तो तुम मुझे हरा नहीं सकते। और अब यहाँ पर डॉक्टर एफ्रियल को भी ये बात पता चल जाती है कि क्वीन की नई प्रजाति असल में गलीना और उनके जरिए किए गए एक्सपेरिमेंट्स और इलू का ही नतीजा है। अब स्वाम डॉक्टर एफ्रियल से आगे बोलती है कि डॉक्टर, इससे पहले तुम्हारी सिविलाइजेशन हमको खत्म करे, उससे पहले ही मैं तुम्हारे और गलीना की मदद से काफी सारे इंसानों को बनाकर उनकी मदद से तुम्हारी सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगी और बचे कुछ लोगों को हाइव का हिस्सा बना लूंगी। अब स्वाम की बात सुनने के बाद डॉक्टर एफ्रियल बोलते हैं कि मैं मर भी जाऊंगा तो भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। स्वाम डॉक्टर एफ्रियल की बात सुनने के बाद उन्हें बोलती है कि अगर तुम मर जाओगे तो मेरा काम और ज्यादा आसान होगा, क्योंकि फिर तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारे डीएनए की मदद से बहुत सारे क्लोन्स को बनाऊंगी और इन्हीं क्लोन्स की मदद से मैं एक आर्मी खड़ी कर लूंगी। अब स्वाम की बात सुनने के बाद डॉक्टर एफ्रियल उसे जवाब देते हुए बोलते हैं कि इंसान तुम्हारे पुराने सभी दुश्मनों के मुकाबले बहुत ज्यादा अलग हैं, हम तुम्हारे गुलाम नहीं बनेंगे। अब डॉक्टर एफ्रियल की बात सुनने के बाद स्वाम डॉक्टर एफ्रियल को बोलती है कि हम इसी तरीके से अब तक जीतते हुए आए हैं और हम इस बार भी जीतेंगे। अब ये एपिसोड इंसानों के फ्यूचर को लेकर अवेयर करते हुए हमें समझाने की कोशिश करता है कि इंसानों को सब कुछ अपने कंट्रोल में चाहिए, लेकिन असल में इंसानों को कुछ भी कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज को कंट्रोल और गुलाम बनाने की कोशिश एक टाइम पे इंसानों को ही भारी पड़ सकती है, क्योंकि जब तक इंसान सब कुछ कंट्रोल करते जा रहे हैं और वो अपने दुश्मनों को
हराते जा रहे हैं तब तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस दिन ह्यूमंस के सामने कोई एक ऐसी दुश्मन सिविलाइजेशन आकर खड़ी हो गई जो अपने सर्वाइवल में इंसानों से भी ज्यादा माहिर हुई, तो तब उस सिचुएशन में या तो इंसान खत्म हो जाएंगे या फिर वो सिविलाइजेशन के गुलाम बनकर रह जाएंगे। तो इसलिए अगर ह्यूमंस को एक ग्रेट यूनिवर्सल सिविलाइजेशन बनना है तो उन्हें अपने अंदर ईमानदारी और दया लानी होगी, बिना लालच के, बिना छल कपट के, क्योंकि लालच, छल कपट और किसी को गुलाम बनाने की मानसिकता अंत में सिर्फ इस तरीके की मानसिकता रखने वाली सिविलाइजेशन या ग्रुप को ही बर्बाद कर देती है। और यही चीज हमें सनातन धर्म भी लाखों सालों से समझाता आ रहा है कि सबको एक साथ जोड़कर चलो, महान बनो, अच्छे बनो, और जो अच्छे हैं जिनको मदद की जरूरत है उन्हें अपने साथ शामिल करो, क्योंकि आनंद सिर्फ अच्छा ही है। और अब इसी मैसेज के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लव डेथ एंड रोबोट सीजन 3 एपिसोड 7 मेसन्स रेट। एपिसोड शुरू होता है फ्यूचर के एक फार्म से, जहां फार्म का ओनर मेसन चूहों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि चूहे मेसन के स्टोरेज के अंदर रखे हुए अनाज को खाने के चक्कर में पूरे अनाज को बर्बाद कर रहे थे। अब एक दिन मेसन उन चूहों से परेशान होकर उन चूहों को मारने का फैसला करता है और फिर वो उन चूहों को मारने के लिए अपनी गन को उठाकर अपने अनाज के स्टोरेज में पहुंच जाता है। अब जब मेसन अपने स्टोरेज में पहुंचता है तो वहाँ पर वो कई सारे चूहों को देखता है, और अब चूहों को देखने के बाद मेसन चूहों पर गोलियां चला देता है। गोलियां चलाने की वजह से उन चूहों में से एक चूहा मारा जाता है। और अब चूहे के मरने के बाद जब मेसन उस मरे हुए चूहे को उठाकर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि कुछ चूहे की कमर पर हड्डियों से बने हुए हथियार टंगे हुए हैं। ये वैसे ही हथियार होते हैं जिस तरीके के हथियार एक टाइम पर आदि मानव इंसान यूज किया करते थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उस मरे हुए चूहे के कुछ दोस्त अपने क्रॉसबो से मेसन के ऊपर हमला कर देते हैं। और अब हमें यहाँ समझ आता है कि चूहे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं और वो भी इंसानों की तरह हथियार बनाने सीख चुके हैं। अब जैसे ही वो डेवलप चूहे मेसन पर हमला करते हैं, वैसे ही मेसन अपनी जान बचाने के लिए उस मरे हुए चूहे को अपने साथ लेकर अपने स्टोरेज से बाहर आ जाता है। और स्टोरेज से बाहर आने के बाद सबसे पहले वो सबसे बेस्ट लेवल की प्रेस कंट्रोल कंपनी को हायर करता है उन चूहों को मारने के लिए। और अब जैसे ही मेसन एक प्रेस कंट्रोल कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देता है चूहों को मारने के लिए, वैसे ही मेसन के घर पर प्रेस कंट्रोल कंपनी की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव आता है जो चूहों को डेवलप होता देख अपनी लेजर गन TT6 को मेसन को बेच देता है और ये बोलता है कि TT6 हमारा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है और ये आपकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। असल में इस प्रेस कंट्रोल कंपनी ने इससे पहले भी इस तरीके के डेवलप हो चुके चूहों का सामना किया था और इसी वजह से इस प्रेस कंट्रोल कंपनी ने चूहों को मारने के लिए TT6 जैसे बड़े बड़े हथियार बना रखे थे। अब प्रेस कंट्रोल कंपनी TT6 को लगाने के साथ साथ मेसन के स्टोरेज के अंदर 9 CCTV कैमरास को भी लगाती है, ताकि मेसन अपने स्टोरेज के अंदर के हर एक चप्पे चप्पे पे नजर रख सके और उसे पता चल सके कि हो क्या रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिनों तक तो TT6 और चूहों के बीच भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन फिर आखिर में चूहे TT6 को हराकर उसे तोड़ देते हैं और TT6 को तोड़ने के बाद वो सारे चूहे मिलकर एक एक करके सभी 9 CCTVs को तोड़ देते हैं। अब जब TT6 फेल हो जाता है तो प्रेस कंट्रोल कंपनी अपना सबसे लेटेस्ट वर्जन माउस किलिंग मशीन TT15 को मेसन को बेच देती है। अब जैसे ही TT15 फील्ड के अंदर उतरता है, वैसे ही TT15 एक एक करके लगातार सभी डेवलप चूहों को मारने लगता है और अब देखते ही देखते चूहों की लाशों का ढेर लग जाता है। उसके निशाने से एक भी चूहा बच नहीं पा रहा था, चाहे कोई चूहा कितनी भी दूर हो या कहीं भी छुपा हो, TT15 उसे ढूंढकर उसे मार ही देता था। अब TT15 के काफी देर तक चूहों को मारने के बाद जब मेसन अपने स्टोरेज की हालत देखने के लिए अपने स्टोरेज के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ तो एक भयंकर वॉर चल रही है और इस वॉर के अंदर चूहे लगातार हारते जा रहे हैं और TT15 सभी चूहों को बड़ी बर्बरता से मार रहा है। लेकिन चूहे भी TT15 के आगे हार नहीं मान रहे थे, वो उसके सामने घुटने नहीं टेक रहे थे, वो लगातार उससे लड़ने की कोशिश कर रहे थे। और अब फाइनली इन्हीं कोशिशों के कारण एक बहादुर चूहा मेसन की एक मशीन को TT15 में ले जाकर ठोक देता है। और अब जैसे ही मेसन की वो मशीन TT15 से टकराती है, वैसे ही एक जोर का धमाका होता है और TT15 बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है। लेकिन TT15 के इतनी बुरी तरीके से टूटने के बावजूद भी TT15 हार नहीं मान रहा था, वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा था और वो अभी भी चूहों को मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब मेसन चूहों के साथ हुए अत्याचार को देखकर और उनकी बहादुरी को देखकर उनकी तरफ हो जाता है। और अब इससे पहले कि टूटा हुआ TT15 चूहों को कुछ कर पाता, उससे पहले ही मेसन चूहों का सपोर्ट करते हुए TT15 को गोली मार देता है और अब गोली लगते ही TT15 पूरी तरीके से बंद हो जाता है। और अब जैसे ही मेसन चूहों की जान बचाते हुए उनकी मदद करता है और TT15 को बंद कर देता है, तो वैसे ही चूहे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और मेसन की मदद के बदले वो चूहे मेसन को धन्यवाद करने के लिए अनाज के जरिए बनाई गई अपनी बियर पिलाते हैं। हालांकि वो बियर बहुत कड़वी होती है, लेकिन मेसन फिर भी उस बियर को पीता है और अब वो चूहे और मेसन एक साथ रहने लग जाते हैं। अब ये एपिसोड हमें 2 डीप मैसेज देने की कोशिश करता है। पहला तो ये कि जैसे जैसे इंसान नेचर को खत्म करना शुरू करेंगे, वैसे वैसे या तो जानवर खत्म हो जाएंगे या फिर वो खुद को इंसानों की तरह डेवलप करने लगेंगे और फिर एक टाइम
टाइम ऐसा आएगा जब ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच वॉर हो जाएगी। हालांकि इस वॉर में जहाँ तक है इंसान ही जीतेंगे, बट ये पक्का भी नहीं है क्योंकि उस युद्ध के अंदर इंसानों के पास खोने के लिए बहुत कुछ होगा, बट डेवलप होते जानवरों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होगा। इसके अलावा ये एपिसोड हमें ये भी समझाने की कोशिश करता है कि भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो अपनी मदद खुद करता है और अपने हक के लिए लड़ने की हिम्मत रखता है। जैसे इस एपिसोड के अंदर चूहों ने अपने हक के लिए जंग लड़ी और चूहों की इसी हिम्मत को देखकर फाइनली मेसन ने भी चूहों की मदद करी। तो अगर आप भी कुछ हासिल करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ महान करना चाहते हो अपनी सिविलाइजेशन के लिए, तो इन सभी कामों के लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, बलिदान देना पड़ेगा। आपको अपने मकसद और अपने ड्रीम लाइफ को रियलिटी बनाने के लिए हर सेक्रीफाइस देना ही पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से जैसे चूहे अपना अस्तित्व बचाने के लिए सेक्रीफाइस दे रहे थे, क्योंकि ये दुनिया विजेताओं की है, इतिहास विजेता लिखते हैं। और अब इसी मैसेज के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लव डेथ एंड रोबोट सीजन 3 एपिसोड 8 इन्वॉल्टेड हॉल स्टॉर्म। एपिसोड शुरू होता है अफगानिस्तान की एक पहाड़ी से, जहां पर यूएस मिलिट्री के 5 सोल्जर्स अपने एक साथी को अफगानिस्तान के आतंकवादियों से छुड़ाने आए थे। अब थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद वो आतंकवादी सोल्जर्स के सामने वाली पहाड़ी पर आ जाते हैं। सामने वाली पहाड़ी पर आने के बाद वो आतंकवादी अपने साथ लाए सोल्जर के उस साथी को लेकर पहाड़ी पर बनी एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। और अब आतंकवादियों के गुफा में जाते ही वो सोल्जर्स भी उनका पीछा करते करते गुफा में पहुंच जाते हैं। अब जब वो सोल्जर गुफा में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जो उनका साथी जस्ट कुछ मिनट पहले सही सलामत और जिंदा था, अब वो मर चुका है। सोल्जर्स के साथी की बॉडी का सारा मांस गायब हो चुका था और अब सिर्फ सोल्जर्स के साथी का कंकाल रह गया था। सोल्जर्स के साथी के अलावा 2 आतंकवादियों का भी यही हाल था और उनका भी कंकाल वहीं पड़ा हुआ था। अब जब तक वो सोल्जर कुछ समझ पाते तब तक गुफा के अंदर से बाकी के बचे हुए आतंकवादियों के गोली चलाने और चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। आतंकवादियों की आवाज आते ही सोल्जर्स का सार्जेंट अपनी टीम को आवाज का पीछा करते हुए आवाज की तरफ बढ़ने के ऑर्डर देता है। सार्जेंट के ऑर्डर मिलते ही सोल्जर आगे बढ़ने लगते हैं और अब जैसे ही सोल्जर्स की टीम कुछ कदम आगे बढ़ती है, वैसे ही अचानक से चमकने वाले और इंसानी फेस की तरह फेस रखने वाले अजीब से मकड़ी जैसे बहुत सारे कीड़े पूरी टीम पर हमला कर देते हैं। इन कीड़ों के दांत और डंक इतने ज्यादा नुकीले होते हैं कि यह पल भर के अंदर किसी भी इंसान के शरीर के सारे मांस को खा सकते थे। कीड़ों के हमला करने की वजह से टीम के 2 लोग मारे जाते हैं और बाकी के 3 लोग गुफा से बाहर आ जाते हैं। और जो 3 सोल्जर गुफा से बाहर आ गए थे उनकी जान बच गई थी, क्योंकि वो कीड़े सिर्फ गुफा के अंदर ही हमला करते थे और जैसे ही कोई भी अपनी जान बचाकर गुफा से बाहर चला जाएगा तो वैसे ही वो कीड़े उसका पीछा छोड़ देंगे। अब गुफा को क्रॉस करने के बाद वो तीनों सोल्जर अपने आसपास की जगह को देखते हैं तो वो जगह को देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ काफी बड़ा हॉल था और उस हॉल के अंदर काफी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई थी। इन सभी मूर्तियों के हाथ ऊपर की तरफ उठे हुए थे और इस पूरे हॉल के अंदर काफी सारे रास्ते भी बने हुए थे और ये सभी रास्ते हॉल के सेंटर में जाते थे। और हॉल के सेंटर में काफी बड़ा एक जेल जैसा रूम बना हुआ था और उस रूम के अंदर काफी सारी बड़ी बड़ी और मोटी मोटी चेन जा रही थी। इस पूरे नजारे को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वहाँ किसी बड़ी चीज को कैद करके रखा हो और वो बड़ी चीज कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सार्जेंट को बाकी के 2 बचे हुए आतंकवादी भी दिखाई दे जाते हैं और जैसे ही सार्जेंट को वो आतंकवादी दिखाई देते हैं वैसे ही सार्जेंट उन आतंकवादियों को गोली मारकर मार देता है। अब इसके बाद जब ये तीनों सोल्जर वहाँ बनी बड़ी बड़ी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं तो तभी वहाँ पर फिर से अजीब से बड़े बड़े कीड़े उन पर हमला कर देते हैं। और अब इतने बड़े बड़े कीड़ों को नजदीक आता देख ये तीनों सीढ़ियों से उतरने लगते हैं, मगर क्योंकि ये कीड़े बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे तो इसलिए ये कीड़ों से दूर नहीं जा पाते और इसी वजह से इनका एक साथी कीड़ों का शिकार बन जाता है। अब जब तक वो कीड़े उस सोल्जर को खा रहे थे तब तक सार्जेंट और उसकी आखिरी बची साथी हार्पर सीढ़ियों से नीचे उतरकर आगे बढ़ने लगते हैं। और क्योंकि सार्जेंट और हार्पर ने सीढ़ियां क्रॉस कर ली थी तो इसलिए अब वो बड़े कीड़े सार्जेंट और हार्पर का पीछा नहीं करते, क्योंकि छोटे कीड़ों की तरह ही बड़े कीड़ों की भी एक एरिया लिमिट थी। जिस तरीके से छोटे कीड़े गुफा से बाहर हमला नहीं कर सकते थे उसी तरीके से बड़े कीड़े भी सीढ़ियों के पार जाकर हमला नहीं कर सकते थे। इस सीन के अंदर जिन सीढ़ियों को दिखाया गया है वो सीढ़ियां किसी इंसान के उतरने के लिए नहीं बनाई गई थी, क्योंकि ये सीढ़ियां बहुत ज्यादा ऊंची और बड़ी थी और ये सीढ़ियां इस तरीके से बनाई गई थी कि मानो किसी बड़े क्रीचर या बड़े किसी इंसान के लिए बनाई गई हों। अब जैसे ही वो सोल्जर हॉल के सेंटर में बनी जेल जैसे रूम के सामने पहुंचते हैं तो वैसे ही अचानक से आसपास की बड़ी बड़ी चेनें मूव करने लगती हैं, मानो कि उन चेनों को रूम के अंदर से कोई खींच रहा हो। और इन चेनों के खींचने के साथ साथ रूम के अंदर से अजीब सी आवाज भी सुनाई देने लगती है। और अब जैसे ही सार्जेंट को रूम के अंदर की अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं वैसे ही सार्जेंट रूम के अंदर चला जाता है। अब रूम के अंदर जाने के बाद सार्जेंट और हार्बर को एक बहुत बड़ा एलियन क्रीचर दिखाई देता है जिसकी बहुत सारी आंखें थी और उन आंखों में आग थी। और अब जैसे ही सार्जेंट और हार्बर उस रूम के अंदर पहुंचते हैं तो वैसे ही वो क्रीचर खड़े होने की कोशिश करने लगता है और अब खड़ा होने के लिए वो क्रीचर आसपास के पिलर्स को टच करने लगता है। और अब जैसे ही वो क्रीचर आसपास के पिलर्स को छूता है वैसे ही उन पिलर्स पर एलियन लैंग्वेज के अंदर कुछ लिखा हुआ ब्लू कलर में दिखाई देने लगता है। वो किसी तरीके के इंस्ट्रक्शन, वार्निंग या फिर चैंट जैसे दिखाई दे रहे
रहे थे ये इन पिलर्स पर इसलिए लिखे गए थे ताकि जब भी कोई यहाँ पर गलती से पहुंच जाए तो वो इस क्रीचर को आजाद करने की गलती ना करे। अब जब वो क्रीचर उन पिलर्स को टच कर रहा होता है तो हम यहाँ पर एक और चीज नोटिस करते हैं, और वो ये कि जैसे ही क्रीचर अपने हाथों से उन पिलर्स को टच करता है तो वैसे ही पिलर के अंदर से निकल रही शब्दों की रोशनी की वजह से उस क्रीचर के हाथ जलने लगते हैं। अब यहाँ मुझे लगता है कि उन पिलर्स पर या तो वार्निंग लिखी हुई थी, या फिर क्यों इस क्रीचर को फ्री नहीं करना चाहिए, या फिर उस क्रीचर को कैद करने के लिए उन पिलर्स पर पावरफुल चैंट्स लिखे गए थे। अब वो क्रीचर उन दोनों सोल्जर्स को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करते हुए अपनी लैंग्वेज में खुद को आजाद करने के ऑर्डर्स देने लगता है। अब जब वो क्रीचर सार्जेंट और हार्पर को हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा होता है तो तब वो सार्जेंट और हार्पर को कुछ विजन दिखाता है। इन विजन्स के अंदर वो क्रीचर सार्जेंट और हार्पर को दिखाता है कि जब वो आजाद हो जाएगा तो वो पूरे प्लेनेट को बर्बाद कर देगा और लोगों को मारकर सब कुछ खत्म कर देगा। अब हम देखते हैं कि हार्पर तो क्रीचर के वश में नहीं आती, लेकिन सार्जेंट उस क्रीचर के कंट्रोल में आ जाता है, और अब सार्जेंट उस क्रीचर के कंट्रोल में आकर क्रीचर के कहने पर उन बड़ी बड़ी चेनों को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। सार्जेंट को ऐसा करता देख हार्पर उसे रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन सार्जेंट नहीं रुकता, और अब जब सार्जेंट रुक नहीं रहा था तो हार्पर और सार्जेंट के बीच हाथापाई होने लगती है, और इसी हाथापाई के अंदर हार्पर की गन से चलाई गई गोली सार्जेंट को लग जाती है और फिर सार्जेंट मर जाता है। सार्जेंट के मरने के बाद वो क्रीचर हार्पर को अपने वश में करने की कोशिश करने लगता है, मगर हार्पर पहले भी उसके कंट्रोल में नहीं आ पाई थी, तो अब तो उसके कंट्रोल में आने वाली बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि हार्पर ने क्रीचर के विजन के जरिए क्रीचर का असली मकसद समझ लिया था। अब इसके बाद सीन सीधा पहाड़ के बाहर से दिखाया जाता है, जहाँ हार्पर अपने हाथ में चाकू लिए आगे बढ़ रही थी और उसकी दोनों आंखें और दोनों कान डैमेज हो चुके थे, यानी कि अब हार्पर ना तो देख सकती थी ना ही सुन सकती थी। अब यहाँ या तो हार्पर ने अपने आंख और कानों को खुद ही फोड़ लिया था ताकि वो उस क्रीचर के कंट्रोल में ना आ पाए, या फिर जब वो क्रीचर हार्पर को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाया तो तब उस क्रीचर ने हार्पर को अंधा और बहरा करके छोड़ दिया, या शायद ये भी हो सकता है कि हार्पर धीरे धीरे उस क्रीचर के कंट्रोल में आती जा रही थी। और इस चीज का हिंट हमें तब मिलता है जब सार्जेंट की मौत के बाद कैमरा हार्पर के फेस की तरफ जाता है, तो तब हम देखते हैं कि हार्पर के फेस का रिएक्शन बिल्कुल पपेट की तरह हो गया है। और अब जब हार्पर धीरे धीरे उस क्रीचर के कंट्रोल में जा रही होगी तो तब हार्पर ने खुद को संभालते हुए खुद को अंधा और बहरा कर लिया होगा, क्योंकि वो क्रीचर आंखों से या आवाज से ही हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता था, तो इसलिए हार्पर ने खुद को और उस पूरे प्लेनेट को बचाने के लिए खुद को अंधा और बहरा कर लिया होगा। और अब क्योंकि हार्पर ना तो कुछ भी सुन सकती थी ना ही देख सकती थी, तो इसी वजह से उस क्रीचर ने उसे वहां से जाने भी दिया, क्योंकि अब वो उसके किसी काम की नहीं रही थी। अब इसके अलावा ये भी हो सकता है कि क्योंकि हार्पर के पास ऐसा कोई भी वेपन नहीं था जिससे वो उस क्रीचर को आजाद करा सके, तो इसलिए उस क्रीचर ने हार्पर को कंट्रोल करके उसी के हाथों से उसी की आंख और कानों को फोड़ने के लिए फोर्स किया होगा। और ऐसा उस क्रीचर ने इसलिए करा होगा क्योंकि जब हार्पर इतने बुरे हाल के अंदर अपने साथियों के पास वापस कैंप में जाएगी तो उसके सोल्जर साथी अपने मरे हुए साथियों और हार्पर के साथ हुए इतने बुरे हाल के लिए उस क्रीचर से बदला लेने के लिए वहां पर वापस आएंगे। और जब वो वहां पर आएंगे तो वो क्रीचर उन्हें हिप्नोटाइज करके उन सोल्जर्स के वेपन्स के मदद के जरिए खुद को आजाद कर लेगा। अब इस लास्ट वाली थ्योरी के सच होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जब हार्पर गुफा से बाहर निकलकर लगातार आगे बढ़ रही होती है तो हम देखते हैं कि उसके इतने घायल होने के बावजूद भी वो किसी भी तरीके के दर्द से करा नहीं रही, बल्कि वो तो चुपचाप चाकू को हाथ में लिए आगे बढ़ती जा रही होती है और साथ ही अपने मुंह से अजीब तरीके की चट चट करके आवाज निकाल रही होती है। और अब हम यहाँ पर बात करें कि हार्पर के अंधा और बहरा होने के बावजूद भी वो क्रीचर हार्पर को कैसे कंट्रोल कर पा रहा था, तो इसका सीधा सा जवाब ये हो सकता है कि शायद उस क्रीचर को किसी भी इंसान के ऊपर सिर्फ एक बार कंट्रोल जमाने की जरूरत होगी, या शायद किसी भी इंसान के दिमाग में सिर्फ एक बार घुसने की जरूरत होगी। वो क्रीचर जैसे ही किसी इंसान के दिमाग पर कंट्रोल जमा लेगा या फिर उसके दिमाग में घुस जाएगा तो फिर उसके बाद से उस इंसान के दिखाई देने या फिर सुनाई देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्रीचर उस इंसान को आराम से कंट्रोल कर सकेगा। अब बात करें कि वो एलियन क्रीचर वहां कैसे आया और वो हॉल किसने बनाया, तो इसका सीधा सा जवाब ये हो सकता है कि जो एलियन पास्ट में हमारी धरती पर आकर रह रहे थे उन्होंने ही इस क्रीचर को यहाँ पर कैद किया होगा। और रही बात कि ये क्रीचर इस धरती पर कैसे आया, तो इसका जवाब ये है कि हो सकता है कि जो एलियन धरती पर रह रहे थे वो अजीबोगरीब जीवों को बनाकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हों और ये क्रीचर भी उन्हीं एक्सपेरिमेंट में से किसी एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा हो। लेकिन जब ये क्रीचर बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया होगा तो तब जाकर एलियंस ने इसे कैद करने का फैसला करा होगा और फिर उसके बाद उन एलियंस ने इस क्रीचर को यहाँ पर कैद कर दिया होगा। और अब इसी थ्योरी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लव डेथ एंड रोबोट सीजन 3 एपिसोड 9 जिबारो। जिबारो कोई एपिसोड नहीं है, ना ही ये सिर्फ एक कहानी है। ये दर्शाता है कि एक इंसान अपनी मंजिल को, अपने मकसद को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है, फिर चाहे वो किसी का प्यार पाना हो या फिर कोई दौलत या फिर कोई मकसद पूरा करना हो। जिबारो की कहानी इंसान की असलियत को दिखाती है। वो दिखाती है कि इंसान क्या क्या कर सकता है, इंसान की क्या लिमिट है और वो लिमिट किस हद तक जा सकती है। एपिसोड शुरू होता है ऑलमोस्ट 8th और 9th सेंचुरी के टाइम से, जब वॉर लड़ने के लिए नाइट्स
नाइट्स का इस्तेमाल होता था और इन नाइट्स को लीड करते थे चर्च के प्रीस्ट, क्योंकि इस टाइम पर वेस्टर्न वर्ल्ड में ज्यादातर लड़ाइयां धर्म के बेस पर होती थी, क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए होती थी। सिंपली यही करा जाता था कि जिस भी कंट्री या किंगडम के अंदर क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है वहां पर ये प्रीस्ट अपने नाइट्स के साथ जाते थे और उस किंगडम या फिर उस कंट्री पर हमला कर देते थे। हमला करने के बाद नाइट्स प्रीस्ट के ऑर्डर्स पर उस पूरे किंगडम या फिर कंट्री को जलाकर राख कर देते थे। वहां के हर एक घर को लूट लेते थे, औरतें और बच्चों को रेप करते थे, उन्हें स्लेव बना लेते थे और फिर उसके बाद वहां का जो किंग होता था या तो उसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देते थे ताकि वो किंग अपनी जनता को क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट करा सके। और अगर कोई राजा जंग हारने के बाद भी धर्म परिवर्तन नहीं करता था तो ये प्रीस्ट नाइट की मदद से उस राजा को मार देते थे। राजा को मारने के बाद ये प्रीस्ट किसी ऐसे इंसान को पावर में बैठा देते थे जिसका धर्म क्रिश्चियनिटी हो। पावर में आने के बाद वो नया राजा प्रीस्ट के ऑर्डर पर अपनी जनता का धर्म परिवर्तन करवाता था और फिर उसके बाद वो प्रीस्ट अगले किंगडम की तरफ निकल जाते थे और ये पूरी जिंदगी इसी तरीके से धर्म परिवर्तन का खेल खेलते रहते थे। तो अब समझे आप लोग, जो आज के टाइम पे हमें ह्यूमन राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम और माइनॉरिटी पर अत्याचार ना करने का ज्ञान दे रहे हैं, उनका खुद का इतिहास कितना ज्यादा काला और भयानक है। और हाँ, अगर कोई क्रिश्चियन कमेंट के अंदर ये बोलता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर मैं झूठी बातें फैला रहा हूँ, तो देखो भाई, मुझे किसी धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके खुद के जो पॉप फ्रांसिस हैं, उन्होंने अभी कनाडा टूर के दौरान कनाडा वालों से सॉरी भी बोला था उनको फोर्सफुली क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराने के लिए। तो ये बात बिल्कुल भी झूठ नहीं है कि क्रिश्चियनिटी के पॉप्स और फादर्स ने या प्रीस्ट ने बहुत एग्रेसिवली फोर्सफुली कन्वर्जन करवाया था, जिस वजह से लगभग पूरा का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया। बैक टू द स्टोरी। अब हम देखते हैं कि नाइट्स की एक छोटी सी टीम प्रीस्ट के ऑर्डर पर वॉर के लिए तैयार हो रही थी और क्योंकि नाइट्स के लिए एक होली वॉर थी तो इसलिए नाइट्स वॉर से ठीक पहले वॉर के लिए होने वाली वर्कशिप को परफॉर्म कर रहे थे। अब नाइट्स इस वर्कशिप को परफॉर्म करने के लिए अपनी तलवार को निकालते हैं और जमीन में गाड़कर प्रीस्ट के सामने झुककर बैठ जाते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो उसके बाद प्रीस्ट उनके धर्म की कुछ पवित्र लाइनों को बोलना शुरू करते हैं। और अब जब जंगल के अंदर ये सब हो रहा होता है तब ठीक उनके बगल वाले तालाब के अंदर एक लड़की उन्हें देख रही होती है। ये लड़की गोल्डन कलर की थी और उसकी बॉडी पर काफी सारे हीरे मोती और गहने लदे हुए थे और ये गहने इतने ज्यादा थे कि वो लड़की इन्हीं गहनों से ढकी हुई थी। अब जब प्रीस्ट लाइन बोलना शुरू करते हैं तभी वो गोल्डन लड़की पानी से बाहर आ जाती है और पानी से बाहर आने के बाद वो प्रीस्ट और नाइट की तरफ देखते हुए अजीब सा साउंड निकालने लगती है और साथ ही अजीब सा डांस करने लगती है। अब जैसे ही नाइट्स और प्रीस्ट उस लड़की की आवाज सुनते हैं वैसे ही वो उस लड़की की तरफ तालाब में खींचे चले जाते हैं। अब प्रीस्ट और नाइट उस गोल्डन गर्ल की आवाज और उस डांस को देखकर इतने ज्यादा पागल और हिप्नोटाइज हो जाते हैं कि वो एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। और अब देखते ही देखते सभी नाइट्स और प्रीस्ट एक दूसरे को मार देते हैं। लेकिन इन सभी नाइट्स में से एक ऐसा नाइट जिबारो था जिसको कुछ सुनाई नहीं देता था और इसी वजह से वो उस गोल्डन गर्ल के जाल में फंसने से बच जाता है। लेकिन वो इतने सारे खून खराबे को देखकर और उस गोल्डन गर्ल की अजीब सी शैतानी शक्तियों को देखकर डर जाता है और इसी वजह से जिबारो वहां से भागने लगता है। और अब जिबारो अपने घोड़े को लेकर बड़ी तेजी से भाग ही रहा था कि तभी जिबारो का सर एक पेड़ से जाके टकरा जाता है और फिर जिबारो बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो गोल्डन गर्ल बार बार अपने डेथ साउंड को निकाल रही थी, लेकिन क्योंकि जिबारो उसके कंट्रोल में नहीं आया था तो अब उसे अपनी पावर पर शक होने लगा था और वो अपनी पावर्स को चेक करने के लिए बार बार अपने गले के ऊपर हाथ फेर रही थी और बार बार आवाज निकालने की कोशिश कर रही थी। और अब वो गोल्डन गर्ल अपने गले पर हाथ लगाने के बाद अपनी आवाज को चेक करती है तो उसे ये बात समझ आ जाती है कि उसका गला तो ठीक है लेकिन जिबारो ही बहरा है और इसी वजह से उसके ऊपर उसकी शक्तियां काम नहीं कर रही। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो लड़की तालाब के अंदर है उसे ज्यादातर लोगों ने सायरन समझा है और इनफैक्ट IMDb पर भी उसको सायरन ही बताया गया है। सायरन यानी कि मरमेड का इविल वर्जन जो मर्दों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें मार देती है। लेकिन असल में गोल्डन गर्ल सायरन नहीं है क्योंकि सायरन का ओरिजिन ग्रीक माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ है और ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर सायरन एक ऐसा जीव है जिसका सर इंसानों का है और बाकी का शरीर पक्षी का है। असल में हिस्ट्री में छेड़खानी करने की वजह से सायरन का फिजिकल स्ट्रक्चर बदल दिया गया और उसे पक्षी से मरमेड बना दिया गया। और अगर सायरन का ओरिजिन मरमेड से होता तो भी ये गोल्डन गर्ल सायरन नहीं है क्योंकि ये लड़की पूरी तरीके से इंसान है, ना कि आधी मछली और आधी इंसान। बैक टू द स्टोरी। अब जब जिबारो को होश आता है तो वो नदी किनारे जाकर अपना मुंह धोता है और फिर उसके बाद पानी पीकर पास के पेड़ के पास ही बैठ जाता है। अब पेड़ के पास बैठे बैठे उसे नींद आ जाती है और वो वहीं सो जाता है। जिबारो के सोने के बाद वो गोल्डन गर्ल उसके नजदीक आती है और वो अपने गहनों को उसके सूट के ऊपर सहलाने लगती है। ऐसा करके वो गोल्डन गर्ल ये कंफर्म करने की कोशिश कर रही थी कि जिबारो असल में बहरा है या फिर नहीं। अब जब गोल्डन गर्ल को ये कंफर्म हो जाता है कि जिबारो सच में बहरा है तो वो गोल्डन गर्ल जिबारो को पकड़कर उसके साथ ही सो जाती है। अब इसके बाद सुबह होने पर हम देखते हैं कि जब जिबारो की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वही गोल्डन गर्ल उससे लिपटकर सो रही है। और अब जब जिबारो ये देखता है तो वैसे ही वो हड़बड़ाकर खड़ा हो जाता है। अब जब जिबारो हड़बड़ाकर खड़ा होता है तो उसकी हड़बड़ाहट की वजह से गोल्डन गर्ल की भी नींद टूट जाती है और वो वहां से भागने लगती है। हालांकि जिबारो भागती हुई गोल्डन गर्ल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उस गोल्डन गर्ल का हाथ पकड़ता है वैसे ही गोल्डन गर्ल अपने हाथ को झटकते हुए वहां से भाग जाती है। और अब गोल्डन गर्ल के वहां से भागने के बाद जिबारो अपने हाथ में देखता है कि उसके हाथ के अंदर घाव हो चुका है और उसके हाथ में गोल्डन गर्ल के गहने का एक टुकड़ा धस गया है। और अब
जिबारो को पता चल गया था कि उस लड़की की बॉडी पर लगे हुए गहने असली हैं ना कि नकली। और अब जैसे ही जिबारो को पता चलता है कि उस गोल्डन गर्ल के शरीर पर लगे हुए गहने नकली नहीं बल्कि असली हैं, तो वो उन गहनों के लालच में गोल्डन गर्ल का पीछा करने लगता है। और फिर फाइनली पीछा करते करते जिबारो और वो गोल्डन गर्ल एक झरने पर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। अब इस झरने वाले सीन से ठीक एक सीन पहले जब वो गोल्डन गर्ल झरने के ऊपर चढ़ रही होती है तो हम देखते हैं कि वो गोल्डन गर्ल झरने के ऊपर चढ़ते हुए एक सेकंड के लिए रुकती है और वो अपने पीछे आते हुए जिबारो को देखते हुए मुस्कुरा जाती है और फिर से वो झरने के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। और इस पर्टिकुलर छोटे से सीन के अंदर हमें समझ आता है कि वो गोल्डन गर्ल असल में चाहती थी कि जिबारो उसके पीछे आए और इसी वजह से वो उसके नजदीक भी आई थी, क्योंकि जिबारो उसकी आवाज से तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो नहीं रहा था। तो फाइनली उस गोल्डन गर्ल ने जिबारो को गहनों का लालच दिखाया और जिबारो उसके दिखाए लालच के अंदर फंस भी गया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि झरने पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होने पर जहाँ एक तरफ जिबारो की आंखों में वो सोने का लालच था, वहीं दूसरी तरफ उस गोल्डन गर्ल की आंखों में जिबारो को लेकर प्यार था, एक अट्रैक्शन था। वो चाहती थी कि जिबारो उससे सच्चे दिल से प्यार करे। और अब हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से अपना मकसद पूरा करने के लिए एक दूसरे के क्लोज आते हैं और वो एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। और अब जब ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं तभी जिबारो के मुंह से खून निकलने लगता है। और अब हम देखते हैं कि उस गोल्डन गर्ल के दांत असल में मेटल के बने हुए हैं और इसी वजह से जिबारो के मुंह से खून निकल रहा होता है। और अब जैसे ही जिबारो को गोल्डन गर्ल के दांतों की असलियत पता चलती है और अपने मुंह से निकलता हुआ खून दिखाई देता है, तो वैसे ही जिबारो उस गोल्डन गर्ल को पीटने लगता है और उसे इतना पीटता है कि वो गोल्डन गर्ल बेहोश हो जाती है। और अब गोल्डन गर्ल के बेहोश होने के बाद जिबारो उस गोल्डन गर्ल की बॉडी से सारे के सारे गहने नोच लेता है। अब हम देखते हैं कि एक तरफ तो जिबारो उस गोल्डन गर्ल की बॉडी से सारे के सारे गहने नोच लेता है, वहीं दूसरी तरफ उस गोल्डन गर्ल की बॉडी पूरी तरीके से खून से भर चुकी थी और उसकी बॉडी पर जगह जगह जख्म हो चुके थे। अब इसके बाद जिबारो सारे गहनों को समेटता है और उस गोल्डन गर्ल को नदी में फेंक देता है। अब नदी में फेंकने के बाद एक तरफ तो वो गोल्डन गर्ल नदी के अंदर बहती जाती है, वहीं दूसरी तरफ जिबारो उन गहनों को लेकर नदी से दूर भागने लगता है। अब इसके बाद जिबारो तो गहनों को लेकर नदी से दूर भागने लगता है, मगर गोल्डन गर्ल के घायल होने की वजह से पूरी की पूरी नदी लाल हो गई थी और अब नदी में अजीब सी बेचैनी क्रिएट होने लगी थी, मानो कि उस गोल्डन गर्ल के घायल होने की वजह से नदी गुस्से में आ गई हो। और इसी गुस्से को दिखाने के लिए नदी अपने पूरे उफान पर आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो नदी और वो गोल्डन गर्ल आपस में जुड़े हों और वो अलग अलग नहीं बल्कि एक हों और उस गोल्डन गर्ल का दर्द उस नदी का भी दर्द हो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भागते हुए जिबारो को प्यास लगती है और अब वो अपनी प्यास को बुझाने के लिए नदी के किनारे फिर से आता है और फिर उसके बाद वो नदी के पानी को पीना शुरू कर देता है। लेकिन जब जिबारो नदी के पानी को पी रहा होता है तो वो गलती से नदी के पानी के साथ साथ नदी के अंदर बह रहे लाल खून को भी पी लेता है। और जैसे ही वो उस लाल खून को पीता है वैसे ही जिबारो को सब कुछ सुनाई देने लगता है, यानी कि उसके कान जो बचपन से बहरे थे वो अचानक से काम करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस खून के अंदर जादुई शक्तियां थी। और अब हम देखते हैं कि जैसे ही जिबारो को सुनाई देना शुरू होता है वैसे ही जिबारो बुरी तरीके से पागलों की तरह अपने सर को इधर उधर पटकने लगता है और अपने कानों में जा रही आवाजों को रोकने के लिए अपने कानों को ढकने लगता है। असल में जब कोई जन्म से बहरा होता है और अचानक से उसे सुनाई देने लगे तो उसे 10-12 दिन तक किसी तरीके का बहुत भयानक दर्द होता है, क्योंकि उसे नॉर्मल साउंड सुनने की आदत नहीं होती और उसके कानों ने अचानक से इस तरीके के साउंड सुने होते हैं। तो उसी वजह से उसे नॉर्मल साउंड भी इतना ज्यादा तकलीफ और दर्द देते हैं कि वो इंसान अपने सर को पटक ले या फिर अपने कानों को फिर से फोड़ ले। और अब यही हो रहा था जिबारो के साथ भी, क्योंकि वो जन्म से बहरा था तो उसे नॉर्मल आवाजें भी इतनी ज्यादा तकलीफ दे रही थी कि वो बहुत बुरी तरीके से चीख चिल्ला रहा था। अब यहाँ पर यह सवाल आता है कि उस लाल खून को पीने के बाद आखिरकार सिर्फ जिबारो के कान ही क्यों ठीक हुए? मतलब क्या ये लाल खून सिर्फ कानों को ही ठीक करता था? तो इसका जवाब यह है कि बिल्कुल भी नहीं। असल में ये लाल खून उस गोल्डन गर्ल का था और क्योंकि वो गोल्डन गर्ल ये चाहती थी कि जिबारो सुनना शुरू करे ताकि वो उसे अपने जाल के अंदर फंसा सके, तो उसका खून जैसे ही जिबारो की बॉडी में जाता है तो वो गोल्डन गर्ल की विश को पूरा करते हुए सिर्फ और सिर्फ जिबारो के बहरेपन को ही ठीक करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो गोल्डन गर्ल पानी से बाहर आती है और फिर उसके बाद वो अपने डेथ सॉन्ग को फिर से गाने शुरू कर देती है और अब डेथ सॉन्ग को गाते गाते वो अपने मौत के डांस को भी परफॉर्म करने लगती है। और अब जैसे ही जिबारो के कानों में उस गोल्डन गर्ल का डेथ सॉन्ग सुनाई देता है वैसे ही जिबारो बुरी तरीके से उस गोल्डन गर्ल की कंट्रोल में आ जाता है और अब वो भी अपने साथियों की तरह ही उस गोल्डन गर्ल की तरफ खिंचा चला जाता है और फिर उस गोल्डन गर्ल के ऑर्डर पर खुद को डुबोकर मार लेता है। अब जब जिबारो नदी के अंदर डूब रहा होता है तो हम देखते हैं कि वहाँ हजारों सोल्जर्स के कंकाल पहले से ही डूबे पड़े हुए हैं और इन सोल्जर्स को भी ठीक जिबारो की तरह ही गोल्डन गर्ल ने मारा था, यानी कि वो गोल्डन गर्ल वहाँ आने वाले सभी सोल्जर्स को इसी तरीके से डुबोकर मार देती थी। और अब हम यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि गोल्डन गर्ल के पास जो भी गहने थे वो गहने इन्हीं सोल्जर्स के पास से आए थे। और अब हम देखते हैं कि जिबारो के मरने के बाद वो गोल्डन गर्ल भी शांत हो जाती है और वो वापस नदी के अंदर चली जाती है। अब ये एपिसोड हमें काफी सारे डीप मैसेज समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इन डीप मैसेज पर बात करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये गोल्डन गर्ल सायरन या फिर मरमेड नहीं है। ये शायद किसी तरीके की ब्लैक मैजिक करने वाली लड़की होगी जो नदी से लिंक हो गई होगी और ये नदी जिस किंगडम के अंडर होगी उस किंगडम के राजा के कहने पर ये गोल्डन गर्ल किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर हमला करने के इरादे से वहाँ पर आने वाले लोगों को नदी के अंदर डुबोकर मार देती
देती होगी और शायद उस राज्य को प्रोटेक्ट करने के बदले उस राज्य के लोग उस गोल्डन गर्ल की पूजा करते होंगे या फिर काफी सारे सोने के तौर पर उसे भेंट देते होंगे। या ये भी हो सकता है कि ये कोई लड़की ना होकर नदी का एक रूप हो और ये नदी ही हो जो किंगडम के लोगों को बचाने के लिए उस पर हमला करने के इरादे से वहां आने वाले लोगों को डुबोकर मार देती हो और इसके बदले वो किंगडम के लोगों से सिर्फ पूजा करने को बोलती हो या सिर्फ वो अपनी पूजा मांगती हो। अब इस स्टोरी के सच होने के ज्यादा चांसेस इसलिए हैं क्योंकि जब लास्ट में हमें नदी का सीन दिखाया जाता है तो हम देखते हैं कि नदी में डूबने वाले सिर्फ और सिर्फ नाइट्स यानी कि सोल्जर हैं, यानी कि वो गोल्डन गर्ल सिर्फ और सिर्फ नाइट्स और सोल्जर्स को ही डुबोकर मार रही थी, वो आम लोगों को कुछ नहीं कर रही थी। अब यहाँ ये भी हो सकता है कि शायद वो गोल्डन गर्ल किसी तरीके की कोई स्पिरिट हो जो जिस टाइम पर जिंदा थी तो तब उस टाइम पर किसी नाइट ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया होगा और उसके साथ उल्टी सीधी हरकत करके उसे नदी के अंदर फेंक दिया होगा, जिसकी वजह से उस गोल्डन गर्ल की आत्मा नदी से लिंक हो गई होगी और फिर वो लड़की आत्मा बनने के बाद अपना बदला और अपना गुस्सा पूरा करने के लिए नदी के पास आने वाले हर नाइट को मार देती होगी। अब ये एपिसोड में ये समझाने की कोशिश करता है कि आखिर एक इंसान सच में क्या हो सकता है। यह एपिसोड में दिखाने की कोशिश करता है कि कैसे एक इंसान लालच या फिर अपने मोह के अंदर इतना ज्यादा डूब जाता है कि वो खुद को बर्बाद कर लेता है। यह एपिसोड में इंसान के अंदर के दुख, दर्द और तकलीफ को दिखाता है। ये दिखाता है कि आखिरकार इंसान कितना ज्यादा अकेला हो सकता है जैसे वो गोल्डन गर्ल थी, क्योंकि उस गोल्डन गर्ल को क्या चाहिए था, उसे सिर्फ प्यार चाहिए था, एक सच्चा प्यार। वो सच्चे प्यार के ना मिलने का दर्द ही था जो हमें गोल्डन गर्ल की आवाज में सुनाई दे रहा था, उसके संगीत के अंदर महसूस हो रहा था। वो संगीत, वो आवाज जो चीख चीख कर ये कह रहा था कि अब बस बहुत हो गया, अब तो इस गोल्डन गर्ल को सच्चा प्यार मिल ही जाना चाहिए। लेकिन अफसोस उसे अभी तक कोई सच्चा प्यार नहीं मिल रहा था। और ये दर्द इतना ज्यादा गहरा था कि जिस दर्द ने पहले सिर्फ उस गोल्डन गर्ल को डुबोया और बर्बाद करा, आज वही दर्द हजारों लोगों को नदी के अंदर डुबो चुका था। क्योंकि ये गोल्डन गर्ल का दर्द ही तो था जिसे वो अपने संगीत के जरिए बाहर निकाल रही थी। ये वो दुखी तो था जिसे वो अपनी आवाज के जरिए सबको सुनाना चाहती थी। बस प्रॉब्लम तो ये थी कि कोई उसके दुख दर्द को समझने लायक नहीं था। कोई इतना शुद्ध था ही नहीं कि कोई गोल्डन गर्ल का दर्द समझ सके। हर किसी को सिर्फ गोल्डन गर्ल के ऊपर लदा हुआ वो सोना चांदी दिखाई दे रहा था और हर किसी को सिर्फ उस गोल्डन गर्ल का जिस्म दिखाई दे रहा था। किसी को उसके अंदर का मन नहीं दिखाई दे रहा था, वो मन जो बहुत ज्यादा लंबे समय से अपना प्यार तलाश रहा था, एक सच्चा प्यार। वो मन जो किसी एक को अपना बनाना चाहता था, वो मन जो किसी एक का इतने टाइम से आने का इंतजार कर रहा था। और अब गोल्डन गर्ल का यही बहुत लंबा इंतजार, उसी के राज्य को गोल्डन गर्ल की शक्तियां लगने लगा, जिस वजह से उसके राज्य के लोगों ने अपने राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए गोल्डन गर्ल की इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और अब जो साफ और सच्चे दिल का होगा वो नदी के अंदर नहीं बल्कि नदी के साथ और गोल्डन गर्ल के दिल में होगा। लेकिन परेशानी तो ये थी कि जो इंतजार इतने समय से चला आ रहा था वो इंतजार अभी भी सिर्फ इंतजार ही था। और अब ये ना तो उस गोल्डन गर्ल को पता था ना ही किसी और को कि उस गोल्डन गर्ल का ये इंतजार कब जाके पूरा होगा और कब कोई सच में सच्चा प्यार करने वाला गोल्डन गर्ल को मिलेगा। एक ऐसा इंसान जो सच में गोल्डन गर्ल से प्यार करे, ना कि उसके जिस्म और उसके गहनों से प्यार करे, जो सच में उसके दिल को समझे, उसके दुख और उसके दर्द और उसके इंतजार को समझे, जो समझे कि गोल्डन गर्ल के अंदर की तकलीफ क्या है, जो ये समझ सके कि गोल्डन गर्ल को क्या चाहिए। वो प्यार जो जिस्म और लालच तक सीमित ना हो बल्कि वो आत्मा तक उतर जाए और अनंत काल तक हमेशा हमेशा के लिए गोल्डन गर्ल के साथ उसका बनकर उसके साथ रह जाए। और अब इसी मैसेज के साथ ये एपिसोड और ये सीजन खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और भी इसी तरीके की बेहतरीन और शानदार वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मैं मिलता हूँ आपको इसी तरीके की एक और शानदार वेब सीरीज के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।